Assalamualaikum. Very good morning to all of you. Welcome to Morning at Home only on PTV Home. और शाम को 6 से 8 PTV ग्लोबल पे हमारा शो रिपीट भी होता है और मैं खुद देखती हूँ बाल कैसे लग रहे थे, आज कलर कैसा लग रहा था, कॉल्स कौन सी आई थी, गेस्ट ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे या मैं। और हमेशा मेरे गेस्ट जीत जाते हैं क्योंकि माशाल्लाह इतने अच्छे चुन के हम मेहमान और स्पेशलिस्ट आपके सामने लेके आते हैं कि मुझे मैं बहुत प्राइड इस पे फील करती हूँ ऑनेस्टली कि वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेशलिस्ट जो हैं हमारे शो पे आते हैं बड़े उसके फिल्टरिंग के बाद और चेक करके कि नहीं जो भी शो पे आए और आपको मशवरा दे। हमेशा मतलब हमारी कोशिश ये होती है कि बेस्ट एक्सपर्ट हों और आपको कहीं और ना जाना पड़े और आपको इसी शो पे अपनी हेल्थ से या अपनी लाइफ से रिलेटेड बेस्ट मशवरे मिले। आज का शो वो है जो कि मैं तकरीबन 1 साल से करना चाह रही थी। दिस इशू इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो नहीं क्लोज टू माई बैकबोन। तो बैकबोन के बारे में हम बात करेंगे। वैसे ही सालों में भी बहुत दिया जाता है कमर तोड़ महंगाई। अरे ऐसे उसने भाई तंग किया, मेरे ऊपर तो इतने मेरे ऊपर क्या कहते हैं कर्जे हैं या मेरे ऊपर इतने जिम्मेदारियां हैं कि मेरी कमर तोड़ दी है। तो ये जो कमर तोड़ वाली चीज़ है इसलिए कही जाती है क्योंकि कमर इज़ समथिंग, हमारी फाउंडेशन, हमारी बॉडी की जो मुझे लगता है कि हमारी पूरी जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है उसको हमारी मासूम सी बैकबोन जो है, रीढ़ की हड्डी जिसको कहते हैं, उसने उसको संभाला हुआ है। अच्छा, जिस पे नहीं गुजरती वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। खेलना, उठना, चीखना, बैठना, झुकना, सारे काम हो रहे होते हैं और वो ऐसे देखते हैं दूसरे लोगों को कमर की दर्द, उनको लगता है शायद एक बहाना है। या यंग एज में आपको लगता है कि जो बड़े हैं रेस्ट कर रहे हैं, कमर की दर्द का कह रहे हैं, वो एग्जैजरेट कर रहे हैं, यार कमर की दर्द कहाँ होती है। बट ऑनेस्टली अगर जब आपको कमर की दर्द शुरू हो जाए तो फिर ज़िंदगी बदल जाती है, आपका लाइफस्टाइल बदल जाता है, आपकी पूरी मूवमेंट। मैंने देखा है कि सब चीज़ें जो आप बचपन से करते आए ना उसके बाद से वो पलट जाती हैं, वो बदल जाती हैं। हर लम्हे आपको कॉशियस रहना पड़ता है कि मेरी कमर में दर्द ना उठ जाए, क्योंकि जब कमर दर्द शुरू होता है तो आप इन बेकार हो जाते हैं। चलना फिरना, बाथरूम जाना, बच्चों के काम करना, कुछ उठाना, सफाई सुथराई, कुछ भी करने के काबिल नहीं रहते। और मैं खुद उससे गुजरी हूँ, तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और मैं आपको बताऊँ किसी एज में भी कमर का दर्द हो सकता है और आजकल तो खैर बहुत जल्दी हो रहा है। हैरानी की बात है बिल्कुल। तो कब किसको, अगर अभी तक आपको कमर का दर्द नहीं हुआ तो आप बड़े लकी हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा समझ लें, जान लें कुछ बातें, कुछ प्रिकॉशंस जिसकी वजह से कमर का दर्द आपको होना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये बहुत फ्रीक्वेंट हो गया है, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है इफ़ यू आर केयरफुल। बट अगर आप मेरी तरह कमर की कंडीशन और मेरी तरह बहुत जैसी फ्रेंड्स हैं और जो देख रहे हैं व्यूअर्स, कमर की दर्द के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो अब लेटेस्ट मार्केट में क्या है, कोई ना कोई आइडिया आपको आज जो है ना आप पिक करेंगे, कोई ना कोई टिप आज ज़रूर आप सीखेंगे जिससे आपकी जो कहते हैं पेन मैनेजमेंट वो बेहतर हो जाएगी। क्योंकि शो में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। ऑर्थोपीडिक सर्जन है डॉक्टर जुबैर शुरू में, जो बताएंगे कमर का दर्द होता क्या है और किन वजूहात से होता है, किन टाइप्स का होता है। उसके बाद हमारे पास डॉक्टर आगा सज्जाद है, हु इज़ अ पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट। तो कमर की दर्द के साथ दुबई में मुझे याद है जब मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उन्होंने सारा चेकअप करके जब बताया कि बहन आपके तो स्क्रूज लगेंगे कमर में, और उसके बाद उन्होंने मुझे कार्ड एक पकड़ा दिया कि अब आप कल से पेन मैनेजमेंट क्लिनिक चली जाएं। पहली दफ़ा ज़िंदगी में पता चला कि पेन मैनेजमेंट क्लिनिक भी कोई होता है और उसके स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो शो पे आज वो स्पेशलिस्ट आपको बताएंगे हाउ टू मैनेज दिस पेन। फिर लेटर भी है वासिम, हमारे फिटनेस ट्रेनर और पर्सनल ट्रेनर भी हैं, हेल्थ गुरु भी हैं, गाइड भी हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी। और ये स्पिरिचुअल हीलर भी हो गया ना आजकल, हैं एक तरह से, थोड़े थोड़े हैं, उन पे भी वो भी आपको बताएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट हैं मिस्टर दानिश अली। और ये मैंने जो देखा है कि जितने भी आप डिफरेंट डॉक्टर्स के पास लाइफ में जाएंगे वो आपको कोई नई चीज़ बताएंगे जो आपको पिछले किसी डॉक्टर ने नहीं बताई होगी। तो द मोर यू नो अबाउट दिस कंडीशन द बेटर इट इज़। कुछ ना कुछ आपको सूट कर जाएगा और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम नादिया, ठीक ठाक, आप बताएं। जी मैं ठीक हूँ, आजकल ठीक हूँ। हाँ, पहले ये बताएं, जब भी मैं आता हूँ पिछली दफ़ा से कुछ पतली और उम्र कुछ साल कम लगती है। जी। कब तक पीछे जाती रहोगी? डॉक्टर साहब ये एक लेज़र है मेरे पास, अच्छा इंशाल्लाह मार्केट में लाऊंगी बहुत जल्दी। उससे सब कुछ बहुत चलेगा, रिवर्स होता है। बस अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, वरना टीके टूके लगा के शक्लें इतने लोगों की बदल गई हैं, मुझे तो डर लगता है अगर है वो टीका गड़बड़ हो जाए। तो अल्लाह का शुक्र है। बस वही बात है, जो मेरे पास इतने अच्छे स्पेशलिस्ट आते हैं, आप लोग जो बताते हैं ना वो मैं करती हूँ। और मेरी वेट
लॉस या वेट मैनेजमेंट में डॉक्टर साहब की इतनी इन्वॉल्वमेंट रहती है और गाइडेंस रहती है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू, वेलकम। और जब खास तौर पे चीटिंग करती हूँ तो डॉक्टर साहब को ज़रूर बताती हूँ, डॉक्टर साहब चीटिंग किया है दबा के। अच्छा डॉक्टर साहब, वेट लॉस तो आपका पैशन है ही, कमर दर्द के बारे में बात करते हैं कि कमर दर्द अब आजकल मैं देखा यंगस्टर्स में बहुत आ गया, मेरे यंग फ्रेंड्स में। क्या है हर्निएटेड डिस्क? देखिए, कमर दर्द जो है वो गालिबन सर दर्द के बाद दुनिया में नंबर 2 सिम्टम है, प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा गालिबन सर दर्द होता है लोगों को, उसके बाद कमर का दर्द। अच्छा, कमर के दर्द को जिसको आम लोग जिक्र करते हैं जिसका, वो एक बीमारी नहीं होती, वो मैकेनिकल प्रॉब्लम होता है। बीमारियों से भी होता है, लेकिन आई प्रिज्यूम कि आज का जो टॉपिक है वो बीमारियों से हम डील नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत लंबी कहानी चली जाएगी, कहीं और कहानी चली जाएगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं डॉक्टर साहब, कोई भी वजन उठा लेते हैं, कुछ नहीं वो होता। देखे ना, 2 और 3 कुछ 4 लोगों को- चीज़ों से होता। एक तो ये है कि आपका एक कोई एक्टिविटी आपने ऐसी की, जैसे आपने जिक्र किया ना, आपने वज़न उठा लिया, कोई किसी चीज़ को, फर्नीचर को घर में पुश करने की के लिए कोशिश की और अचानक हो गया, बैठे ये हुए अचानक एक अटैक है जो झुक के- खत्म हो जाएगा या ये फॉरएवर आपकी बैक को अफेक्ट करेगा, ये मुझे पूछना है। नहीं, देखें ना, जब पहली बार होता है, अगर आप सही ट्रीटमेंट ले लें, उसको पकड़ लें क्या हुआ, एक्सरसाइज के बाद में फिर इसकी देखें, जो मैकेनिकल चीज़ होती है उसका इलाज नहीं हुआ करता, उसकी मैनेजमेंट होती है। सही। ठीक है ना। और मैनेजमेंट में जो है उसकी एक है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो उस वक्त हो गया वो तो गुजर जाएगा, आप कुछ भी ना करें, इलाज ना भी करें, उसने चले ही जाना है। इलाज से ज़रा जल्दी चला जाएगा, नहीं होगा तब भी चले जाना है उसने। कहते हैं कमर की दर्द का तो कोई इलाज ही नहीं। नहीं, इलाज तो नहीं है ना इसका, मैं तो मैकेनिकल प्रॉब्लम है ये, और उसकी एक्चुअली प्रिवेंशन होती है कि आपको एहतियात है। देखिए ना, जिन चीज़ों से होता है, एक जैसे बताया ना कि आप कमर के साथ सही से डील करें। देखिए, इंसान की कमर बुनियादी तौर पे अनस्टेबल है, जानवरों को बैक एक नहीं होता, जानवर की कमर 4 पाए पे टिकी हुई होती है, इंसान की कमर जो है वो खड़ी हुई है। स्ट्रेन आता है खासकर जो नीचे, जो जिसको लंबोसेक्रल कहते हैं, वहाँ पे एक थोड़ा सा एंगल होता है जिसकी वजह से कमर अनस्टेबल होती है। इसके लिए लिगामेंट्स वगैरह, मसल्स वगैरह जो हैं उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये टाइप्स ऑफ पेन क्या है? नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं, नीचे की दर्द को जो टिप ऑफ द बोन है, दर्द उसको क्या आम कहेंगे? तौर पे ऊपर से नीचे आता है। नहीं, कहने का मतलब है अगर पूरे वर्टेब्रा को अगर हम चेक करें तो उसमें शुरू करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ, एक लोअर टिप का दर्द है। हाँ, देखें, कमर का दर्द जो एक तो ये पूरा एक पिलर है जी, लेकिन अलग अलग जगह अटैक होते ये हैं। दूसरी मंजिल है, ये छठी मंजिल है। ठीक है, तो पहली है। मंजिल से शुरू करें, वो क्या है? पहली जो अगर नीचे से चलें, वो जो नीचे टिप में पेन होता है वो बिल्कुल अलग चीज़ है। जी, वो आम कमर के दर्द में नहीं शुमार होता उसका, हालांकि है कमर के टिप है बिल्कुल। वो आम तौर पे नीचे जैसे कोई एकदम फिसल जाए और फर्श के ऊपर इस तरह गिरे, तो टिप जो होती है नीचे से मुड़ी होती है, कभी टूट जाती है, कभी बेंड हो जाती है, कभी थोड़ी देर के लिए बेंड होकर वापस एक्सरे करो तो सही आती है, लेकिन वो बेंड हो चुकी है। डीएनसी भी जो कभी औरतें करवाती हैं, किसी वजह से मिसकैरेज उनका हो जाए, उनके साथ भी ये मसला है कि जी को डैमेज हो जाती है उनकी टिप ऑफ द, इसको कहा जाता है, कोई कॉक्सिस कहते हैं कॉक्सिक्स इसको कहते और हैं। उसके कुशन्स भी आते हैं मैनेजमेंट इसके के। फिर ये उस देखिए, इसका जो कॉक्सिक्स में पेन है, जो उसका सिर्फ इलाज ये, अगर आपके यहाँ पे चोट है तो आप ऐसे नहीं बैठोगी कभी। हाँ, तो सोच तो कॉक्सिक्स के ऊपर बैठना नहीं है बस, या एक कूले पे या दूसरे पे, या आगे होके बैठें, या कुशन आता है उस पे, जैसे आप कमोड पे बैठते हैं तो दुम हवा में होती है, तो वो कुशन में हवा भर के बैठे ना तो दुम हवा में होगी। इसको दुम का ही दर्द कहते हैं। मैंने सुना था इसको दुम में दर्द है। दुम में दर्द है ना, दुम हवा में होती है। तो मैं कहीं दुम क्या होता है, कहते जहाँ से अगर समझे इंसानों के दुम इंसान होती, की वो निकली नहीं होती आगे, हाँ, जानवरों तो की। वो आपको जो फील हो बैक पे कि ये दुम होती अगर मेरी होती, तो दैट्स द पेन। हाँ, तो वो बड़ी बुरी पेन है, बहुत बुरी पेन है, बैठ नहीं उसमें अगर सकते। नहीं आराम, वैसे आराम नहीं आया, फिर उसमें कॉर्टिसोन इंजेक्शन भी लगाते हैं कुछ, बहुत रेयरली उसकी टिप निकाल भी देते हैं, रेयर ऑपरेशन हाय, है। अच्छा। कभी कभी करना पड़ता है। और वो इतना पेनफुल इंजेक्शन है, और कहते हैं कि 3-4 के बाद आप लगा भी नहीं सकते। वो फिर उसका उतना रिलीफ भी आमतौर पे नहीं। इसका बेस्ट यही है कि जैसे कोनी उसको टेके मत, तो ये बहुत एहतियात, इससे मुश्किल है। Constantly inflamed रहेगी आपकी टिप। स्कूल कॉलेज की लड़की पे हो जाए, वहाँ बेंचें होती हैं लकड़ी की, उन पे बैठना,
आए हाय। ये एक अजाब होता है ना और ये होने की वजह भी होती है एक दफा कि अगर बहुत ज्यादा बैठे हो किसी सख्त जगह पे कुछ घंटों। लोगों को, बहुत जो मोटे लोग होते हैं उनका बहुत ज्यादा बैठने से उनको भी प्रॉब्लम हो जाए। इसको तो एक तरह का दर्द सर है ये। अच्छा, इसके बाद हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। थोड़ा और ऊपर वो herniated proper- discs and वो slip जो disc। जिसको लंबर स्पाइन कहते हैं, यानी उर्दू में जब आप कसाई के पास जो पुट का गोश्त जो होता है, पुट का हिस्सा वो लंबर वो नरम होता है, सख्त होता है, मजे का होता है। पुट का हिस्सा तो बहुत अच्छा गोश्त होता है। आमतौर पे गोश्त ये है जो हड्डी वाला गोश्त है उसको अच्छा समझा जाता है। मैं तो आज भी Steak- जाती हूँ ना तो मैं उनसे कहती हूँ जी सॉफ्ट वाला गोश्त और हार्ड वाला गोश्त। मुझे तो टाइप से नहीं पता, अम्मी से सुनती थी लेकिन अजीब से नाम है, एक नाम हुआ पुट। तो ये मेन बैकएक जो है वो उसी लंबर रीजन में होता है, क्योंकि कमर की जो अनस्टेबल जिस वजह से वो इसी वजह से है, जो लंबर स्पाइन की जो मैकेनिक्स हैं उसकी वजह से। उसमें ये जैसे आपने मेंशन किया, कोई सडन कोई ऐसी एक्टिविटी की जो उसको झटका दे गई, या आपको चोट लग गई, ठीक है ना, बहुत गलत तरीके से वजन उठाया, और या एक जो ऑक्यूपेशन होता है, जैसे लोग जो सारे दिन बैठते हैं, बैठना कमर की बहुत ख़राब पोजीशन है, क्योंकि बैठने में टोटल लोड जो होता है वहीं रहता है। ऑफिस वालों को हम अक्सर मशवरा देते हैं कि आधे पौने घंटे बाद उठ के आधा मिनट 1 मिनट चल के वापस फाइल मंगानी है तो चपरासी को मत बुलाएं, खुद जाके फाइल ले लें। पानी पीना है खुद जाके पी लें, बार बार उठे। बजाय इसके घंटी। तो उसको मोनोटनी तोड़नी है जो मुस्तकिल वेट आ रहा है। फिर लोगों के सोने की पोजीशन होती है, बिस्तर सही नहीं होते, चारपाई पे पहले ज़माने में निवार और चारपाई पे सोते थे, उससे झोल होता है, उससे कमर में होता है। डॉक्टर साहब, मैंने एक आंटी देखी हमारी, प्लीज आप वो शो देख रही होती हैं, आप उनको बताएं प्लीज। आंटी, आप मेरी नेबर आंटी हैं। वो कहती है मैं बेड से गिर जाती हूँ रात को। मैं उस दिन चली गई उनसे मिलने, मैंने उनका बेड देखा, वो बेड जब बैठी हुई थी तब भी गिर रही थी। अरे वो क्यों? क्योंकि वो इतना सॉफ्ट बेड अच्छा, था। मैंने कहा आंटी नहीं। ये माशाल्लाह अच्छी वेल ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी वेल सेटल्ड आंटी है। मैंने कहा आंटी ये क्या है, आप तो अभी भी गिर रही हैं, बल्कि मैं भी गिर रही हूँ। हाँ, ये आप इस बेड पे सोती नहीं, कैसे? बेड- कहती है बेटा बहुत अच्छा मेरा महंगा मैट्रेस है। मैंने कहा महंगा नहीं, मैट्रेस नहीं है, बेड तो ये ठीक बिल्कुल- नहीं है, और आप प्लीज मेरा शो देख रही हैं, आप अपना जो है ना बेड मैट्रेस बेड तो बदल दें। बिल्कुल सही, मतलब जमीन वो आधी नहीं नीचे चाहिए, गिरी हुई थी और पूछी नहीं, थी, क्या हाल है जमीन पे बेटा? गद्दा देखें, बेड फर्म होना चाहिए, बिल्कुल Correct। हार्ड नहीं तो कि वो कह रही लकड़ी है पे। मैं क्या नया मैट्रेस लूं? मैंने कहा नहीं नया ना ले, इसको निकाल दें। नहीं नहीं, उसके नीचे पुराने ज़माने में हम जब मेडिकल स्टूडेंट थे, ज़माने में करते थे, मरीज़ बैकएक वाले आते थे, उनके मैट्रेस के नीचे लकड़ी के फट्टे डाल देते थे, और या ऊपर गद्दा डाल दिया पतला। ऊपर नहीं, गद्दा तो होता है, वो नीचे फट्टे, ताकि वो जो उस ज़माने में तो जो बेड लोहे के बेड होते थे स्प्रिंग वाले, हाँ जी। तो आजकल के मॉडर्न बेड नहीं थे तो ना, तो वो ऊपर लकड़ी लगा देते वो थे। नीचे लकड़ी डाल देते थे। वेरी गुड वेरी गुड। तो तो ये वो आंटी जो प्लीज नहीं कर कर लें। सकते वो फट्टे डाल दें नीचे तो वो हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपकी जो है ना, इन चीज़ों की वजह से बैकएक, कमर जो है ना मोरे के ऊपर एक रखे हुए हैं, इनको आपस में जोड़ने के लिए लिगामेंट्स होते हैं, इनके बीच में डिस्क होती है, इनके चारों तरफ मसल्स होते हैं, तो ये सारे एक रोल प्ले करते हैं। हड्डी भी, उसके जो लिगामेंट्स हैं उसको जोड़े हुए हैं, जैसे टेप से दो चीज़ें चिपकाई हुई हैं आपने, वो टेप का काम देते हैं, स्ट्रॉन्ग टेप होते हैं लिगामेंट्स हुए। फिर डिस्क का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, फिर मसल्स की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और अक्सर लोग भूल जाते हैं बैकएक में जितना एब्डोमिनल मसल्स का रोल है उतना गालिबन पीछे का रोल नहीं है। अच्छा, लोग पीछे की एक्सरसाइज करते हैं, एब्डोमिनल मसल्स को भूल जाते हैं। बैक के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है एब्डोमिनल मसल्स जो हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो हर्निएटेड डिस्क और स्लिप डिस्क क्या फ़र्क है? ये सिर्फ स्लिप डिस्क जो है ये गलत नाम है, बहुत कॉमन है। कॉमन वो शुरू में चल गया था, असल जो करेक्ट टर्मिनोलॉजी है हर्निएटेड डिस्क की है। अच्छा, मैं समझी कि ये अलग अलग भी होता नहीं, है। अलग नहीं, वो पुराने जमाने में स्लिप डिस्क चलती थी। जैसे हम कोई दो दोस्तें बैठी होती ना, यार हर्निएटेड डिस्क, नहीं, अच्छा मेरी तो स्लिप डिस्क है। नहीं, वो डिस्क ऐसी होती है, दो मोहरों के बीच में एक गोल सा, जैसे गोली नहीं होती, वो गोलियां खेलते हैं कंचे, कंचे। वो जैसी होती है, एक बड़े खास मटेरियल की, और उसके चारों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग पर्दा होता है। ये प्रेशर बहुत ज़्यादा लेती है, जब मूवमेंट होती है ना, बैक की मोहरे एक दूसरे मूव करते हैं तो ये प्रेशर एब्जॉर्ब करती है। कभी ज़्यादा प्रेशर होता है तो ये थोड़ी इधर उधर मूव करती है, लेकिन जो चारों तरफ पर्दा है इसको रोक लेता है।
कभी प्रेशर ज़्यादा होता है तो वो इतना होता है कि वो पर्दा फाड़ के हाय हाय। वो डिस्क जो है वो बाहर निकल जाती है। ये जो गोल सी डिस्क है वो फटी, उसके बाद बिल्कुल जैसे चीज़ बाहर निकलता है कॉटेज चीज़ की तरह, ये बाहर टेढ़ी मेढ़ी। MRI में देखा होगा कि गोल गोल डिस्क आ रही है और एक डिस्क जो है वैसे टेढ़ी मेढ़ी शक्ल की, वो पर्दा फाड़ के निकल गई है वो। अच्छा, उसका वो जब एक दफ़ा हो जाती है तो वो जगह तो वीक हो गई। फिर वो अभी थोड़ी जैसे टेक्नोलॉजी आई है, अगर ताज़ा ताज़ा हो जाए, उम्र भी ज़्यादा ना हो, अब इसकी रिपेयर हो जाती है, उसमें PRP डाल देते हैं। लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सेटअप उसके लिए एक्सरे चाहिए होता है दोनों तरफ से, एक्सरे ऊपर से भी एक्सरे और साइड से भी, क्योंकि बिल्कुल डिस्क के अंदर इंजेक्शन डालना होता है उसके, तो डिस्क दोबारा फॉर्म हो जाती है। जिस तरह चेहरे पे लगाओ स्किन टाइट हो जाती है, झुर्रियाँ खत्म हो, नई टिश्यू बन जाता है ना। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स जर्मनी वगैरह में क्लेम कर रहे हैं कि दे कैन रीजनरेट द डिस्क। यही तो रीजनरेशन है, इसी से तो होती है रीजनरेशन। लेजर से कर रहे हैं वो कुछ, क्या कर जैसे रहे हैं? कार्टिलेज रीजनरेट होता है घुटने का PRP से, बाल रीजनरेट होते, घने होते हैं, स्किन इससे होता है। लेकिन ये आपको अर्ली करना पड़ता है और प्रॉपर एक्सरे चाहिए। वो गलत जगह डाल दिया तो फायदा नहीं होगा। एग्जैक्ट डिस्क के अंदर ही जब मैं डॉक्टर्स के जाती हूँ तो ये क्यों कहते हैं पेच लगाएंगे तुम्हें? नहीं, वो पेच इसलिए लगाते हैं अगर कमर अनस्टेबल हो जाए, और खासकर अगर एक कंडीशन होती है इससे मोरा थोड़ा सा स्लिप होता है और मूव करता है। देखिए ना, जो मोरे होते हैं एक ऊपर और एक नीचे, उनकी ऐसे पर निकले हुए होते हैं, वो पर इस तरह फंसे होते हैं। अब ये एक मोरा, ये एक ये, अब ये जो ऐसा फंसाया हुआ है ना, तो ये वाला इसको आगे जाने से रोक रहा है, ये इसको पीछे जाने से रोक रहा है। ठीक है, अगर इनसे ही हट जाए तो ये ऐसे हो सकता है। यू गेट इट? ठीक है। ये फंसे हुए हैं तो ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। अगर ये इसमें वीकनेस हो या टूट जाए तो ये मोरा पीछे आ जाएगा ना। उस कंडीशन में वो कहते हैं कि वो इसको फिक्स करते हैं, या बोन ग्राफ्टिंग कर देते हैं, या फिर वो स्क्रू वगैरह लगा देते हैं। या स्क्रू लगाते हैं उस कंडीशन में कि अगर आपकी 2-3 डिस्क हैं, वो सब साफ करनी पड़ी तो कमर वीक हो जाती है। फिर उसको थोड़ी वो प्लेटिंग या स्क्रू करने पड़ते हैं कि बाद में वीकनेस। कमर की सर्जरी ये है। हाँ, कमर की सर्जरी में करते क्या? अभी तो बहुत एडवांस। पहले तो हम करते थे 8-8 इंच के इंसिजन से, और बाद में इतना ज़्यादा मसल काटना, ये करना, निकालना। अब तो छोटे से 1 इंच 1.5 इंच के इंसिजन से करते हैं, माइक्रोस्कोप लगा के। उससे और क्या करते हैं अंदर उसमें? वो डिस्क निकाल देते हैं। और उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब, ये बैक की सर्जरी इतनी बदनाम क्यों है कि लोग कहते हैं, हमारा हर कोई कहता है कमर की सर्जरी कभी ना कराना, कमर का ऑपरेशन कभी ना कराना। उसकी 2 वजूहात हैं। देखें, बाहर बहुत से बैक सर्जन ऐसे हैं जो 1 साल में 800 सर्जरियां करते हैं। यहाँ शायद पूरे कराची के सर्जन पूरे साल में मिलकर भी शायद पता नहीं 800 सर्जरी नहीं करते होंगे। यहाँ इतनी सर्जरी है, एक्सपर्टीज नहीं आती है। बाहर आपको, दुबई में रही हो, आपको बाहर भी जाती हो, लोग एक छोटी छोटी चीज में लगे होते हैं, और बहुत हैवी मशीनरी और उसका सब कुछ होता है, टेक्नोलॉजी उनके पास से पोस्ट। तो देखिए, बेस्ट रिजल्ट आता है बैक सर्जरी का। एक जवान आदमी है, उसने वजन उठाया, उसकी डिस्क निकल गई। ठीक है, क्या करेंगे? उसकी सर्जरी को, बाकी सब चीज़ें उसकी फिट हैं, सारी चीज़ें सही हैं, वही एक छोटी जगह खराबी है, उसकी डिस्क निकाल दें, उस पर रिकवरी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा, अगर ये जवान आदमी सर्जरी ना कराए और एक्सरसाइज और मैनेजमेंट के साथ अपनी जिंदगी चलाए तो आगे जाके क्या आएगी पेन? लेकिन कमर का दर्द एक दफा हो जाए इस किस्म का, ये आता जाता रहता है। और आता किस तरह? आपकी किसी हिमाकत से। जी, हिमाकत नहीं डॉक्टर साहब, हल्की सी मूवमेंट। कमर को स्ट्रॉन्ग। आपको हर दफा कोई नया 15 दिन बाद पता चलता है, ओह मैं ये मूवमेंट नहीं कर सकती, ओह ये भी मना है, अच्छा मैं इस तरह भी नहीं झुक सकती, अच्छा मैं ये भी नहीं कर सकती। देखिए, कुछ बुनियादी मूवमेंट्स है डॉक्टर साहब। मुझे तो हर दफा नहीं, हर महीने एक नई मूवमेंट पता चलती है। मुझे सबसे पहली दफा इंग्लैंड में था, मुझे 30-35 साल हो गए, पहले तो बैकएक हुआ, और इस तरह हुआ कि मैं 3 दिन तक चारों हाथ पांव पे चल के बाथरूम जाता था, सीधा भी नहीं खड़ा हो सकता। वो हुआ। अच्छा, उस वक्त बिल्कुल जवान थे, परवाह नहीं की। उसके बाद से फिर होता, एक दफा और फिर हुआ पाकिस्तान में। ये होता रहता है। इसके लिए अगर आप शुरू में एहतियात ना करें, और या दूसरा कमर को बहुत
जैसे मैंने कहा ना, पट्टे इसके बहुत मजबूत हो, पेट के भी और पीछे के भी, और एहतियात बहुत लाजिम है। क्या नहीं करना, झुकना, वज़न उठाना, लेट। अब देखिए मैं गोल्फ़ खेलता हूँ, गोल्फ़ में जब वो, आपके तो वालिद भी खेलते हैं, आपको पता है, वो आप भी खेलती तो हो, मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आप हाँ, टी लगानी पड़ती है। अब देखिए ना, हाय हाय, मैं जब नहीं, टी लगाने में झुकना पड़ता है ना, ऐसे बहुत तकलीफ। नहीं मैं क्या करता, नहीं मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह टी लगाने के लिए यूं मैं होता हूँ इस तरह। अब ये मेरा वो स्ट्रट बन गया, मेरी बैक पे लोड नहीं आ रहा, यहाँ से मेरे घुटने पे आ रहा है, मैंने टी लगाई और ये हाथ पकड़े पकड़े मैं उड़ गया। उसके बाद मैं खड़ा हूँ, जब होल से बॉल निकालनी हो तब भी मैं इस तरह। आपने कैडी को नहीं कहा कि मेरी टी लगाओ? नहीं, कैडी को नहीं नहीं, कहा? कैडी से नहीं, टी की अपनी एक वो होती है कि भाई कैडी लगाया गलत, शॉट गलत, तो उसको गाली देते हैं। ठीक हो, हाइट ठीक हो, सही है। तो ये मैं बॉल निकालते हुए भी ये मेरा ऑटोमेटिक बन गया है, इसके बगैर मैं नहीं करता। तो ये चीज़ें हैं ना, आपकी फिर आदत बन जाती है। आप कोई आपका नोट गिर गया, झुक के ना उठाएं, आप सीधे घुटने बैठिए, तो सबको पता है घुटने बेंड करके। मुझे दोनों घुटने बेंड करने से ज्यादा अच्छा ये मुझे आप पसंद है एक कि आगे आप एक पीछे अपनी टांग का सहारा ये ले लेके ले, बहुत आसान। ये झुके। मैंने दोनों चीजें ट्राई की एंड ये ऑनेस्टली ज़्यादा अगर आसान आपने लेग को पकड़ लिया और आप झुके, ये मैंने नया काम शुरू किया है, मुझे इससे बहुत बहुत मुझे बहुत कंफर्ट, convenient मुझे बहुत लगता है, मेरी कन्वीनियंट तो आदत हो गई है वाकई इससे। इट इज एक्सीलेंट। या ये कि किसी चीज को आपने पकड़ना, असल में बहुत दफा होता है आपको शर्म आ रही होती है, यार मेरी कोई उम्र है कि मैं सहारा लेके झुकूं? कोई इसकी उम्र नहीं है। अगर आपको बैक की कंडीशन नहीं है तब भी सहारा लेके छोटी छोटी चीज़ें आप घर पे जाके सुबह जब ब्रश करते हैं, ब्रश करने के लिए आपको ऐसे झुकना पड़ता है तो कमर पे स्ट्रेन आता है। एक छोटा सा 4-6 इंच का वो पट्टा नीचे रख लें और एक पाउंस पे रख लिया करें, तो थोड़ा सा स्ट्रेन उससे ख़त्म हो जाता है। या फिर वो जो उसके साथ जो स्लैब लगा हुआ है उसको थोड़ा हाथ से रोक लें। तो जिन लोगों को बैकएक होता है ना, उनको ये सारी चीज़ें खुद सीख लेते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर से पूछे बगैर बड़े भी। फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टिस के पास गई हूँ। मुझे लास्ट जो फिजियोथेरेपिस्ट हमारे माशाल्लाह कराची में ही है, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई जिसने मेरी लाइफ बदल दी। वो क्या? सिंपल सी एक चीज़ जो मुझे नहीं पता थी। सोते हुए सबसे ज़्यादा टाइम आपका बेड पे गुजरता है, ठीक है? 8 घंटे तो उस टाइम अगर आप सोचें कोई ऐसी मूवमेंट और एक एक्सरसाइज हो जाए सोते हुए कि आपकी बैक को रिलीफ मिल जाए, तो क्या कमाल है। वो मैं आपको बताऊंगी, जिससे घुटने में आपके रिलीफ आएगा, लोअर बैक पेन आपकी बिल्कुल कम हो, मेरी बहुत कम हो गई है। वो क्या तरीका है, सोते वक्त आपने क्या करना है, कैसे करवट, ये नहीं कि करवट कैसे लेनी है, नहीं, इट इज़ समथिंग एल्स। नई चीज़ आपको नहीं पता होगी, मैं बताऊंगी कुछ ही देर में। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी। ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। बैक आफ्टर द ब्रेक। मॉर्निंग एट होम पे आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जो कमर दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं उसको, और बस खुश है माशाल्लाह। मतलब सबकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस है, रिपोर्ट कार्ड कोई नहीं, लेकिन ये कि कुछ लोग बड़े केयरलेस भी हो जाते हैं और कुछ मेरी तरह बड़े खपती भी हैं, बहुत ख्याल भी करते हैं। लाइक आई सेड बिफोर कि दुबई में जब मुझे डॉक्टर ने चेक किया, उन्होंने मुझे एक बहुत खौफनाक सर्जरी बता दी जिसमें पता नहीं 6-7 स्क्रूज लगाने थे कमर में, और मैं पहले मेरी सांस रुक गई ना। फिर उसके बाद एक कार्ड दिया उन्होंने कि जी कल से अब आप इस क्लिनिक में जाएंगी, विच इज़ द पेन मैनेजमेंट क्लिनिक। मुझे तो फरिश्तों को भी नहीं पता पेन मैनेजमेंट डॉक्टर भी होता है, कोई डॉक्टर या क्लिनिक होता है जो कि पेन मैनेजमेंट करते हैं। ये क्या चीज़ होती है? ये तो डॉक्टर्स ही हमें पेन किलर्स देते हैं, बाकी हम खुद ही गोलियाँ खाते हैं। तो फिर पता चला माशाल्लाह पाकिस्तान में भी, मैं अच्छा वैसे गई नहीं थी वहाँ, हाँ मैं क्यों झूठ बोलूँ, लेकिन आज पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। इस तरह से शो पे हम बात करें, मिले शायद हम पहले हो, लेकिन बात हो रही है उस पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में फिजियोथेरेपिस्ट दानिश भी हैं, डॉक्टर आगा सज्जाद फ्रॉम साउथ सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत दर्द है और इंशाल्लाह काफ़ी सारा कम कर देंगे। आई होप सो। वैसे ये पेन मैनेजमेंट डॉक्टर क्या करते हैं? देखिए, MBBS के बाद जिस तरह से कार्डियोलॉजिस्ट किसी को बनना होता है या ENT स्पेशलिस्ट बनना होता है, तो 5-7 साल की ट्रेनिंग होती है, इम्तहान होता है, एग्ज़ाम होता है, फिर उनको बोर्ड सर्टिफिकेशन दे दी जाती है। इसी तरह से न्यूरोलॉजी या एनेस्थीसियोलॉजी में रेजिडेंसी करके, फिर पेन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग करके, रेजिडेंसी करके, इम्तहान दे के, पास होके, उसमें लेकिन करते क्या हैं आप? करते आप मतलब पेशेंट के लिए क्या कर सकते हैं? हम आपके पास क्यों आए? एक तो एक चीज़ बता दूं कि छोटे अरसे का दर्द, चोट लग गई है, वो तो
नहीं अलामत कराते है, आप। वो तो अलामत है, ठीक है। वो नहीं हम लिफ्ट कराते हाँ, उनको। लेकिन जो लंबे अरसे का दर्द है, या प्रूफ हो चुका है साइंटिफिकली कि लंबे अरसे का दर्द बजाते खुद एक बीमारी है। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो, वो चलता फिरता रहेगा, लेकिन लंबे अरसे के दर्द का मरीज, इस बीमारी का मरीज, उसकी लाइफ अपाहज, डिसेबल्ड, माजूरी की हद तक पहुंच जाएगी। 3 मिलियन अमेरिकन, 30 लाख अमेरिकन लो बैक पेन और शियाटिका के बाद 10 इंजेक्शन, 20 सर्जरियां करा के कंप्लीटली डिसेबल्ड है, अपाहज हैं, जॉब चली गई हैं, डिप्रेशन में है, डिवोर्स हो चुकी है, उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है। 35 साल का बंदा मुझे यहाँ मिला था जो अपना घर बेचकर KPK में उसने सर्जरियाँ वगैरह कराई, और अब 35 साल में उसकी शादी भी नहीं हुई है, उसका घर भी चला गया, उसके फाइनेंसेस भी हो, और वो बैक पेन से मुश्किल से बाथरूम जा सकता है। इतना बुरा हाल। अब ये बहुत बुरा हाल है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक पूरी दुनिया की स्टडी है, ग्लोबल बर्डन ऑफ हेल्थ डिजीजेस, 2008 में उन्होंने रिसर्च करके प्रूव किया कि लो बैक पेन इज द सिंगल लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। माजूरी का सबसे कॉमन, माजूरी का, अपाहजपन का सबसे कॉमन कॉज। अच्छा, वो माजूरी हर एक को तो इतनी नहीं होती है, जी। किसी को 1 महीने की माजूरी नहीं, हो लेकिन सकती बिल्कुल, है। लेकिन जब वो स्पैज़म या अटैक होता है तो आप माजूरी बिल्कुल हो जाती है आपके। बिल्कुल। हफ्ता है, 10 दिन है, 15 दिन है, और उसकी फिर मैनेजमेंट पे भी हम बात करेंगे कि जब ऐसे अटैक होते हैं। एक तो ये डॉक्टर साहब, लेकिन यंगस्टर्स को जो अचानक क्या रीजंस है जिसकी वजह से बैक इशू होता है? देखिए, सबसे बड़ी तो मुझे आजकल जो फीलिंग है वो अपना ये इनएक्टिविटी है। कंप्यूटर के पास 8 घंटे बैठे हुए हैं, ये वो इनएक्टिविटी से आपके सारे बॉडी के मसल्स कम हो जाते हैं, लो बैक तो पेन। मतलब इम्पैक्ट नहीं जरूरी कि कोई झटका लगाओ। नहीं नहीं, फुटबॉल खेलते हुए और अपना झुक के वजन उठाते हुए, जो 2 मोहरों के बीच में नरम हड्डी है, वो जो है वो अपनी जगह से स्लिप करके, और ये जो रगें ये टांगों में जा रही होती हैं, तो उससे आपने सुना है ज़ेबुनिसा, मेहरुनिसा नहीं, अर्कुनिसा का नाम नहीं सुना? अर्कुनिसा या शियाटिका। मैं इसे थोड़ा लाइट रखना शियाटिका चाह रहा भी। हूँ ताकि दर्द का वैसे ही मरीज जो है बहुत डिप्रेशन में होता है। तो अर्कुनिसा कुन रग सिंधी में, रगुनिसा पश्तो में, शियाटिका इंग्लिश में, रेडिकुलोपैथी अमेरिका में, ये टांग में दर्द जाता है। और लोग कुछ, हर कोई लोग नहीं, और कुछ लोग हर वक्त या कभी कभी? बहुत तरीके का होता है। आप ये देखें कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, सबसे कॉमन बीमारी कौन सी है? बीमारी, अलामत नहीं। लॉन्ग टर्म पेन, नेक पेन, बैक जी, पेन, जी, शियाटिका, सालों की। डायबिटिक न्यूरोपैथी, नी आर्थराइटिस, माइग्रेन्स, हेडेक्स। अगर आप क्रॉनिक पेन, लॉन्ग टर्म पेन को क्रॉनिक 80% तो आप अंदाजा करते हैं कि ये कॉज होगा, सिर्फ 20% में कॉज मिलता है, और बाकी जो है वो बहुत सक्सेसफुली आज मैं। अच्छा, अब जिस तरह से किसी को अगर दिल का दर्द होता है तो वो एंजाइना है, नहीं है, क्या ये वो, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अब बैक पेन होता है तो तशखीस के लिए कि कहाँ से आ रहा है, मेन चीज़ होती है डायग्नोसिस। क्योंकि अगर आपको डायग्नोसिस है कि नर्व में पेन आ रहा है, डिस्क में आ रहा है, आप उसको टारगेट करके स्क्रीन में देखते हुए, जो डॉक्टर जुबैर बात करते थे, PRP इंजेक्ट कर दिया, स्टीरॉयड इंजेक्ट कर, बिल्कुल टारगेट करते हुए जो आप इंजेक्ट करते हैं, आपको पता है अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, परवरदिगार का एहसान है, बहुत सारे मरीजों को सर्जरी से बचा लिया। अच्छा, जी हाँ, आपने? जी, मतलब पेन मैनेजमेंट मैनेजमेंट के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जी हाँ। और सबसे यंगेस्ट पेशेंट जो 4 साल पहले आया था वो 14 साल का है। आप बोलेंगे मैं आपको प्रोग्राम में लाके दे दिया, एक प्रोग्राम में भी क्या चला हुआ था। उसको? शियाटिका, शादी का कैसे हो गया? वो बेचारा बच्चा, भाई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इनएक्टिविटी होती है, ये होती है, एग्जैक्ट कॉज पता नहीं है। और पता है 8 साल की माशाल्लाह बच्ची है, उसकी इतनी बड़ी, वो जब आई थी 16 साल की थी, 8 साल पहले इंजेक्शन लगाया था। वो तो मेरे साथ 2-3 प्रोग्राम में आ चुकी है। कहती है डॉक्टर अंकल जिसको भी ना, अब तो माशाल्लाह MSc वगैरह क्या कर लिया, उसको डिस्क देख के डॉक्टर ने बोल दिया था सर्जरी। बिल्कुल। अच्छा, ये नहीं है कि हर एक को इंजेक्शन से आराम हो जाता है या हर एक को दवाई से होता है। अल्लाह मियां ने हर एक के लिए अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं, किसी के पास सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। सही। हर मरीज को आप देखिए कि हर छठे आदमी को दुनिया में, ये स्टडीज़ है, रिसर्च है, तहकीक है, हर छठे आदमी को दुनिया में क्रॉनिक पेन है, लॉन्ग टर्म पेन है। इस वक्त अभी मैं बैठा हूँगा ना, बोलेंगे डॉक्टर साहब मुझे पता है, मैं कहीं भी कोई प्रेजेंटेशन, शादियों में तो मैंने बताना ही छोड़ दिया है मैं दर्द का डॉक्टर हूँ। ओह माय गॉड, सब दुल्हन दुल्हन को छोड़ के डॉक्टर साहब के पीछे पड़ते होंगे। अच्छा दानिश, आपसे भी बात करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं माशाल्लाह।
बैक एक की आपने क्या केसेस देखे? आपके पास कौन लोग आते हैं जिनको कोई सडन अटैक होता है, या जो बस मैनेजमेंट के लिए आते हैं? किस तरह के लोग आते हैं? ज़्यादातर जिनको सडन अटैक होता है वो लोग भी आते हैं, और क्रॉनिक पेन के साथ भी बहुत ज़्यादा आते हैं। काफ़ी मेरे पास ऐसा केसेस आते हैं जो बहुत अरसे से दर्द में मुब्तला होते हैं, बहुत। अच्छा, जो सडन उसके साथ अटैक में आते हैं, किस हालत में आते हैं? उस हाथ में आते हैं बिल्कुल उनसे चला नहीं जाता, अपनी कमर को ऐसे झुका के बिल्कुल चलते हुए आ रहे होते हैं बिल्कुल। और किस उम्र के होते हैं? वो ज़्यादातर यंग एज के भी होते हैं और कुछ ओल्ड भी होते हैं। वजह आपने पूछी होगी, तो क्या वजह आपके वजह समझ ये में होती है आती कि हमने अपने बच्चे को उठाया, ऐसे हुआ, या कभी हम चल रहे हैं थोड़ा सा हमारा पाँव ट्विस्ट हुआ है तो हम गिरे, इस तरीके से ज़्यादातर ये लोग होते हैं। और बेसिकली जो मूवमेंट नहीं करते उनको भी सडनली हो सकता है, क्योंकि आपके मसल जो है वो वीक होते हैं, तो वो आपको फ़ौरन ही आपके बैक पेन पे जो है अटैक करता है सारा। अजीब बात है दानिश की, कमर दर्द की वजह से एक्सरसाइज नहीं होती और डर लगता है कि अटैक हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी कंफ्यूजन है कि एक्सरसाइज क्या देखिए करें? होता ये है कि हमारे यहाँ शुरू में स्टार्ट में लोग पेन मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। एक दो दिन आप मेडिसिन से इसको दर्द को रिड्यूस करें, कम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप एक्सरसाइज पे जाएं। एक्सरसाइज पे जब आप जाएंगे आपके जो मसल्स वीक है ना वो स्ट्रांग होंगे, फिर आपका सारा जो दर्द है वो सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, फिजिकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये होता है कि हम जैसे सुबह उठ रहे होते हैं, जब हम सुबह उठते हैं तो हम ये कर सकते हैं कि हम एक्सरसाइज की मूवमेंट करें, ठीक है। मूवमेंट ऐसे कि हम सीधे लेटे हुए दोनों पाँव को एंकल पंप करें, ऐसा ऐसा ऐसे ला करें, नी टू चेस्ट करें, इस तरीके से अपने मूवमेंट कर सकते हैं। जब ये हम मूवमेंट करेंगे तो नहीं, ऐसे तो इंशाल्लाह समझ नहीं आएगी, थोड़ा सा आपको मैं बैठ के explain आपको करके कर देता हूँ। ऐड बताना करना पड़ेगा। चाहूँगा। हाँ। जी, जिनको शदीद कमर का दर्द हो, वैसे तो पेंडेमिक में, इसके कोविड में लोग हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं आना चाहते, जबकि जिस तरह साउथ सिटी हॉस्पिटल में नेगेटिव सर्कुलेशन है, एसी की हवा घूमती नहीं है, दूर बिठाते हैं, मास्क पहनते हैं, ये वो, तो इन जगहों पे आना वगैरह सेफ़ है। लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं। एक तो ये है कि 80% में लोगों में गर्माइश काम करती है, 20% में ठंडा काम करती है। किस में क्या काम करती है सिर्फ पेशेंट बता सकता है। सारी जिंदगी मैंने हीट पैड लिया, अब जब फिजियोथेरेपिस्ट के होता पास है गई, कि- उसने कहा कूल पैक, मसाज, टेंस थेरेपी, heating लैम्प, और उसके बाद हीट। हीटिंग मैट तो हर एक का डिफरेंट है, तो फिजियोथेरेपिस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वेरी ट्रू। अच्छा, मसाज आपके बेस्ट फ्रेंड है फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, कायरोप्रैक्टर का भी मुझे रोल मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दूं। दूसरा ये है कि अगर आप जो है कोई भी जेल वेल लगा लें, ठीक है, लेकिन मैंने देखा है कि अक्सर मरीजों को नीम गरम नहीं, नीम गरम जैतून के तेल से बहुत फर्क पड़ता है, अच्छा ठीक है। अगर आप गरम कर देंगे वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा, मैंने बड़े तेल भी ट्राई किए, पेन ऑयल्स, कुछ भी नहीं कोई फर्क अच्छा, पड़ता। हमेशा ये देखिए, ये जो पेन मैनेजमेंट है ये तो मतलब एक स्पेशलिटी है ना, तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी आपने दवाई दी, इंजेक्शन लगाया, पेन कम किया, एक्सरसाइज कराई, प्रिकॉशन करें, वो लोग पेन रिलीव हो जाते हैं, बिल्कुल उनके अंदर पेन बहुत ज़्यादा बेहतरी की तरफ आता है। तो इसलिए अगर आप कंबाइन 3-4 चीज़ें एक साथ करेंगे ना, हमारे पास 8-8, 10-10 साल वाले मरीज़ हैं माशाल्लाह, अल्लाह की रज़ा से, जो पेन फ्री हैं, जिनको बोल दिया था कि अब ये हमेशा वो रहेंगे। आप हर चीज़, और 5 मिनट की अभी दानिश बताएंगे। एक होती है बैक पेन रिलीविंग एक्सरसाइजेस, एक होती है बैक पेन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। अच्छा, अगर आपको बैक पेन रिलीविंग एक्सरसाइज करेंगे, लिटरली आपको आधे घंटे के लिए आराम आ जाएगा। है, हाँ हाँ, करके बताएं। वो मतलब ये करके बताएंगे बताएं। ना, ये एक्सपर्ट है, मैं नहीं। अच्छा, तो पता है आपको भी है। बता मुझे पता भी। आपको भी है, डॉक्टर साहब छुपा रहे हैं आप। बिल्कुल। और एक चीज याद रखें, प्लीज प्लीज प्लीज, आपकी बॉडी आपको बताएगी कि पेन में कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए हार्मफुल है। अगर आपको 1 किलोमीटर चलने में पेन हो रहा है तो 1 किलोमीटर से 200 मीटर कम चल लें। एक्टिविटी जारी रखनी है, रेस्ट हराम है, मना है। हाय हाय, दानिश हो जाए, सुबह सुबह जाओ। मैं उठी क्या करूं? सुबह सुबह आप मैं आपको बताता हूँ एक्सरसाइज क्या करनी है, मूवमेंट, ठीक है। अपने बेड पे आप कर सकते ये हैं, मैं बात आपको नोट बताता हूँ, करें कि अगर आपको कमर का दर्द ठीक है। है, मैं देखिए या सबसे आप- पहले हमने लेटना है, बेड पे हम जी, उठ रहे हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल आप लेटे हुए हैं, ठीक है, मैं ये लेटा नजर हुआ ही हूँ नहीं जैसे आएंगे, सपोज। पौधा आ सबसे पहले जाएगा। हमने ठीक एंकल है? पंप करना है, ऐसे उठा होल्ड किया, 1 2 3 4 5 काउंट किया, ठीक है, फिर नीचे ये 1 एंकल 2 3 पंप से 4 इसकी जो पेन रिलीफ है वो कमर तक जाती है। जी हाँ, ये ठीक है। 1 to 10 स्टार्ट करना है आपने, ये ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पाँव बेंड किया, इसको हाँ ठीक पाँव है, का ऐसे जबरदस्त नजर आ रहा है, सही है। नी टू चेस्ट करना है आपने, ठीक है। 1 2 3 4 5 होल्ड करना है इसको, इस तरीके से आपने। अरे दानिश, उन लोगों के लिए भी बताओ दानिश जिनको थोड़ा सा टेढ़ा हो जाओ, दानिश थोड़ा सा टेढ़ा हो जाए, कोने की तरफ चले जाए, ठीक थोड़े है। से टेढ़े नहीं, टेढ़े और डायगोनल, इस तरह, ऐसे नहीं, उस तरफ, दूसरी तरफ, ऐसे इस तरह नहीं, तो वापस इस कोने में, नहीं नहीं, इस कोने में, इस कोने पे सर रखें, हाँ, टांगे कैमरे की तरफ, उस तरफ जैसा, टांगे कैमरे की तरफ, कोने वाले कैमरे, और जाऊँ, ठीक है, ओके गुड।
नी टू better. चेस्ट बताओ। नी टू चेस्ट। अच्छा, किसी किसी को इस नी टू चेस्ट में जो होता है वो स्ट्रेचिंग ज्यादा होती है, तो एक नी बेंड कर देते हैं, दूसरी नी भी बेंड कर दो। ये बेड के ऊपर एक्सरसाइज होगी या जी मैट पे? बिल्कुल बिल्कुल। बेड, मैट्रेस, वो जैसे डॉक्टर जुबैर कह रहे थे ना, फर्म मैट्रेस, हार्ड मैट्रेस पे हमारा कमर सी शेप्ड होता है। हार्ड मैट्रेस पे आपके पीछे वाले जॉइंट्स पे प्रेशर आता है, बहुत सॉफ्ट में आपका सी शेप सैग कर जाता है, नीचे धंस जाता है। तो इसलिए फर्म मैट्रेस जो आपका सी शेप ले ले, उस पे लेटते हुए न बहुत हार्ड न बहुत नर्म। और आप वाली बात बिल्कुल सही है, फैंसी मैट्रेस नहीं, आम फोम का चेंज का मैट्रेस इज दी बेस्ट फर्म मैट्रेस। या गद्दा? हाँ हाँ, या गद्दा डाल दिया छोटा गद्दा पतला, डाले, मगर वो पतला ऐसा वाला। पतला नहीं यार, वो असल में आपने माइंड तो नहीं किया, वैसे भी आप मेरे भांजे की फ्रेंड है तो अच्छा, तो वो आबिद भाई देख लें आप। आबिद हर जगह पहुंच जाते हैं तो वो ये यानी इतना हो मैट्रेस में, अगर मतला गद्दा डालेंगे तो वो आपका सी शेप नहीं लेगा। सही। ठीक है। अच्छा, नी टू चेस्ट के बाद साइड टू साइड पे बताओ हाँ, यार, वो side- तो सैक्रोइलिक जॉइंट, बाज लोगों को बैक पेन नर्व से नहीं होता, इस जॉइंट से होता है। जॉइंट और क्या मतलब? ये जोड़, ये दोनों ये आखिरी इसको जो क्या कहेंगे मोहरे बोल? हैं, आखिरी जो मोहरे हैं, हाँ, इस पे हाथ रखे ताकि हमें नजर भी नहीं समझ आ अच्छा, रहा। किस कैमरा तरह? और करीब जाए और कर, हाँ, अगर शाबाश। अब अगर ये तो मुर्गी लग रही है डॉक्टर साहब। अरे यार, ये मुर्गी नहीं है, ये सेक्रम है और ये एक दूसरी बोन है, और यहाँ एक लंबा जोड़ होता है। ज्यादातर यंगस्टर्स को लॉन्ग ड्राइव या लॉन्ग सिटिंग में शियाटिका hip वगैरह पे, नहीं ये होता, hip पे feel ये होगा। हाँ बटक्स पे, हिप पे फील होता Hip है, bone। हिप बोन पे फील होता है। हिप बोन हम लोग इसको बोलते हैं ना, एक तो मेडिकल वाले भी, तो इसको हम लोग सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं, जो बटक्स पे या ग्लूटियल रीजन में होता है। और इसके अंदर जो है बड़ा क्विक फिक्स है, सुन करके एक थोड़ा सा टीका लगा दो, और हफ्ते 10 दिन। मेरा एक दोस्त आया था, आका पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो, मैंने कहा यार ये गोली खाऊं, फिजियोथेरेपी का है, एक लेटो 5 मिनट का टीका लगाओ, जाओ गोलियां खाऊं, ये कराऊं वो कराऊं। ये ज़्यादातर दुबई में लॉन्ग ड्राइव कर, दुबई से भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, जी, वो दुबई से बैठे बैठे ये शारजाह जाते जॉइंट, हैं, बड़े बड़े की कमर रह जाती है। हाँ, तो ये जॉइंट जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। तो इसको इंजेक्शन से खोल के फिर ये साइड टू साइड वाली जो ये एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बताएंगे साथ में। अगर आपको यहाँ हिप बोन के पास पेन है, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग है एंड ड्राइविंग है, ये आपको कितनी दफा करनी है दानिश? 1 to 10 करना है सारी एक्सरसाइज। अच्छा, स्टार्टिंग मैं जो है मैं इतना कंजूस नहीं हूँ, 50 to 100 टाइम्स करो, लेटे लेटे यूं ही तो घुमाना है, सोचो डांस कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल 50 to 100 टाइम्स चलने से जॉइंट चलेगा और उसमें लुब्रिकेशन आएगी। जितना आप करेंगे ना, 50 to 100 टाइम्स आपने ये साइड टू साइड की, नी टू चेस्ट किया, एंकल पंप्स किए, 10 मिनट्स की एक्सरसाइज में इंशाल्लाह 70-80% लोगों को आधे घंटे का पेन रिलीव हो अच्छा, जाएगा। शैटिका की जो पेन है जिससे रात को नींद नहीं आती, क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं उस पेन को रिलीव करने? शटिका के लिए सबसे पहले वो जो आपको नी टू चेस्ट मैंने बताई थी ना, खड़े starting होके में कुछ वो- नहीं है, अच्छा। खड़े होके भी है ना दानिश? खड़े वाली भी एक्सरसाइज बताएं। खड़े होके बस भी। ये कि बस जो टांग खिंच गई और लगता है कि जैसे पता नहीं क्या हो ठीक है, वो जाएगा। आप वॉल का सहारा लेके आप प्लीज इसको बताएं ऐसे- उसको। ऐसे- अच्छा, ये ऐसे ले वॉल सकते का। हैं, ठीक है, कितनी ऐसे आप कर देर? सकते हैं। 1 2 3 4 5 काउंट करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता पाँव को ऐसे करते हैं, ठीक है। फिर अपना सहारा वॉल का लेके ऐसे आपका अपने पंजों को ट्विस्ट ऊपर की जा रही पुल करना है, ठीक है, फिर नीचे। ये देखिए पूरी रग जो है खिंचती है इससे। मैं एक और चीज़ बताऊँ, देखिए दानिश वापस लेता हूँ। डॉक्टर साहब जज्बाती हो गए हाँ। और पहुंच गए मैदान में। नहीं, अच्छा देखिए, हमारे जो ये पूरे मसल्स है ना, ये कंटिन्यूअस है, मसल्स कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये पूरे बैक के मसल्स कंटिन्यूअस है। अब वो डिस्क को जो है वो डिस्क अपनी जगह से थोड़ी सिरक गई है, थोड़ी छोटी हो गई, ये थोड़े में होता है, और रग की जड़ पे स्वेलिंग या वर्म आ गया है, तो हमारे उससे पट्टे जो हैं वो जकड़ गए हैं, बिल्कुल स्पैज़म में है, उसको हमें खींचना है। बिल्कुल। अगर हम बार बार अल्लाह भी बार बार पुकारने से राजी हो जाता है, तो बार बार खींचना है। अच्छा, ये लोग समझते हैं कि ये आप जो है वो बिल्कुल मतलब इजी कर रहे हैं, आपने यूं किया, ये पूरे मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं। अच्छा, दर्द हो रहा है तो थोड़ा कम किया, लेकिन बार करने से वो मसल स्ट्रेच होता है। इसी तरह जब आप नी टू चेस्ट करते हैं तो ये पूरा मसल जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है। इतना नहीं होता है भाई, इतना करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर नीचे गया, फिर 1 2 3 4, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही जाने लगेगा।
अगर आपको दर्द हो रहा है तो कम करें, क्योंकि छोड़ें ज्यादा मत। वो जाता ही नहीं स्पैज्म के टाइम पे अब थोड़ा काम ही नहीं थोड़ा करता। करें, चला जाता है। हाँ। अच्छा, अगर आप कोई पेन किलर 1 घंटा पहले ले लेते हैं डॉक्टर से पूछ के, या कोई इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं मसल में छोटा मोटा, तो उससे आपकी एक्सरसाइज बेहतर हो जाती है और उससे लॉन्ग टर्म बड़ा फ़ायदा रहता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, ये चीज़ देखें, जो 3 लाख डिसेबल्ड हैं और पाकिस्तान में बहुत सारे डिसेबल्ड हैं, हमने जिन लोगों को 5 साल का पेन था, 3 साल का पेन था, उनको हमने काफ़ियों को रिकवर किया। उनमें 3 स्पेशलिटीज़, ये पेन मैनेजमेंट का उसूल है: फिजियोथेरेपी, पर्सनल ट्रेनर, पेन मेडिसिन या इंजेक्शन वगैरह, और साइकोथेरेपी। जिसको 6 महीने से दर्द होगा और उठ के बाथरूम तक नहीं जा सक रहा होगा या अपनी रूटीन नहीं कर सक रहा होगा, 80% लोगों को डिप्रेशन होता है। ऐसी वैसी। अच्छा, ये एक और उसने बात बताई, जब डॉक्टर ने मुझे एक कार्ड दिया पेन मैनेजमेंट में, साथ में उसने मुझे साइकोलॉजिस्ट का भी बिल्कुल, कार्ड बिल्कुल। दिया। दूसरा कार्ड था कि अब आप डिप्रेशन में जाएंगी शदीद, अब आपको डिप्रेशन का डॉक्टर भी देखना है। मैंने कहा और कोई बुरी खबर तुम्हारे मतलब और कोई खर्चा? लेकिन ठीक हो जाते हैं। आपको पता है, एक 24 साल की वहाँ बच्ची ये आई थी। चीज़ें इतनी, मैं आपको बताऊं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे मुल्क में मैं कहती हूँ इतनी प्यारी चीज़ें हैं। और आप समझे इस बात को कि यहाँ अभी भी मेडिकल इज़ वेरी चीप। मेरे लिए वहाँ कारोप्रैक्टर का एक सेशन 8,000 से 10,000 रुपए का जाता है, फिजियोथेरेपी भी सिमिलर। और यहाँ मैं इतनी पेन में गई हूँ, डॉक्टर साहब के पास गई, उन्होंने मुझे को 2 घंटे सेशन, नॉट बिकॉज आई एम नादिया खान, बिकॉज सबका ही वो एक स्टैंडर्ड रेट था, मुझे नहीं पता था। 2 टीके लगाए, 2 घंटे की फिजियोथेरेपी, और मुझे बिल दिया 800 रुपए का। जब मैं रो पड़ी ना, मैंने वैसे ही मतलब खुशी से मुझे आंखों में आंसू आए। डॉक्टर साहब ने क्या हुआ, अगर आपके पास पैसे नहीं है ना दे। अरे नहीं 800 ना दिए, इट्स ओके। मैंने कहा नहीं, मैं इसलिए नहीं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं लाखों रुपया खर्च के आ चुकी हूँ, ना मुझे इतना आराम कभी आया और ना इतना कम बिल आया कि मतलब ऑनेस्टली बड़ा बंदा भैया, आप 8,000 कितनी दफ़ा फिर आप छोड़ देते हैं सेशन, फिर आप रेगुलर इलाज नहीं कराते, क्योंकि कौन है जो बार बार 8,000 रोज देगा एक सेशन के लिए, और इसमें आपको मल्टीपल सेशंस चाहिए। और तब मैं डॉक्टर साहब से कहा कि मुझे पता है कि अब मैं बड़ी रेगुलर हो जाऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, और मैं इसको बड़ी सीरियसली लूँगी, बिकॉज येस अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। और इसकी वजह से जो लोग बाहर रहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा अजाब ये है कि वो ये चीज़ें इंश्योरेंस से कवर्ड नहीं होती, तो इतना एक्सपेंसिव होता है कि लोग इलाज ही नहीं अपना करवा पाते। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे मुल्क के डॉक्टर्स और सारा मेडिकल सिस्टम ये हमसे पूछे, मतलब कुछ जो अच्छी बातें वो करनी चाहिए। विल टेक अ ब्रेक हियर। डॉक्टर साहब मुझे बिल्कुल बोलने का मौका नहीं दे रहे। डॉक्टर साहब एनर्जी से भरे हुए आए आज, सबकी कमर ठीक करके ही जाएंगे, पेन फ्री आपको करेंगे इंशाल्लाह। ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमें कमर की दर्द की जो ट्रेन है उसमें एक और बोगी ने हमें ज्वाइन किया है, वो है हमारे माशाल्लाह फिटनेस ट्रेनर वासिफ। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक नादिया, आप कैसी हैं? वासिफ ये हेयर कट क्यों, ये क्या लुक? मैं हर एपिसोड में एक डिफरेंट लुक के साथ आता हूं। क्या चाह रहे हो? मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ज़रा एक मॉडलिंग में स्टेटमेंट बनाना चाह रहा हूं, अ गाय हु कैरीज डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट लुक्स। 50 शेड्स ऑफ वासिफ। मोर देन 50। तो बच्चे भी ऐसे हेयर कट कराते हैं ना, 50 से यहाँ तो से ज़्यादा हो शेव गए करा होंगे लें, मेरे यहाँ से haircut शेव के। करा लें, ऊपर से बाल खड़े कर लें। हाँ। तो ये बच्चों के कपड़ों का एवरी commercial वीक था। अ डिफरेंट लुक। ये नहीं, क्या ये है? बच्चों का नहीं है, इट्स लाइक अ सॉर्ट ऑफ वाइकिंग्स, शायद आपने देखी हो। इट वाज काइंड ऑफ दैट। लग भी रहे हो। उसको सॉफ्ट कर लिया। तुम लग भी रहे हो वैसे। है ना? और मैं खैर अतुरुल ने भी किसी एक सीजन में ऐसे बाल किए हैं। Probably. वैसे मेरा इतना दिल कसम से जलता है जब मैं अतुरुल जैसी सीरीज देखती हूँ। हिस्ट्री गवाह है कि लोग कैसे घोड़ों से गिरते थे, टकरे खाते थे, लातें पड़ती थी, कितनी चोटें लगती थी, खड़े हो जाते थे। और हम लोग को यहाँ हल्का सा गिरे, क्या हुआ जी, डिस्क स्लिप हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो पहले ज़माने में क्यों नहीं इतनी, वैसे मुझे तुम बताओ, इतनी क्यों नहीं चोटें लगती थी, कमरे सबसे खत्म पहला होती रीज़न थी? ये है कि हमारे पास वो गैजेट्स हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ स्लो हो गई है, एक्टिविटी कम हो गई है, न्यूट्रिशन में बहुत फ़र्क आ चुका है, और हमारी जो लाइफ की डिमांड है वो काफ़ी चेंज हो गई। गैजेट्स के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैंक वाली जॉब्स, और पहले के जो लोग थे उनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी बनाई ही मूवमेंट के लिए। जब ह्यूमन बॉडी मूवमेंट रोक देगी तो डिक्लिनेशन की तरफ जाएगी।
मसल्स, बोन, टिश्यूज, सारी चीज़ें और इवन आपकी रिफ्लेक्सेस भी जब भी बेहतर काम करते हैं जब आप मूव कर रहे होंगे। जैसे ही मूवमेंट रुकेगी एवरीथिंग गोज टू डिक्लिनेशन। वही वाली बात। तो इसमें फिटनेस ट्रेनर भी डॉक्टर साहब बता भी रहे थे Totally कि agree. बैक मैनेजमेंट में पेन मैनेजमेंट डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट और ट्रेनर आपने कहा, तो ट्रेनर ये आगे। ट्रेनर तुम्हारा बताओ क्या रोल है बैक पेन मैनेजमेंट में? देखिए और सबसे strengthening में। पहले तो अगर कोई इंजरी इस तरह की होती है तो हम डेफिनेटली कंसल्ट करवाते हैं डॉक्टर्स और फिजिशियन से कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। अब जब पेन मैनेजमेंट हो जाती है, इंजरी पता लग जाती है और वो रिहैब फेज में आ जाते हैं, फिर हमारा काम शुरू होता है। अच्छा। और प्रिवेंशन में वी कैन सपोर्ट, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं होते बट चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ बैड पॉस्चर और उनका लाइफस्टाइल सेडेंट्री होता है या उनकी एज ऐसी होती है जिनको चांसेस होते हैं। तो प्रिवेंशन पहले करनी होती है इंजरी से। इंजरी हो चुकी होती है तो जब वो पेन मैनेजमेंट से गुजर चुके होते हैं उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो पॉस्चर रिलेटेड है। जो लोग जिम जाते हैं उनको भी तकलीफ हो जाती है क्योंकि मसल इम्बैलेंसिटी की भी बहुत कॉमननेस है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेनर्स के साथ या इस तरह की रूटीन्स के ऊपर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं जो कि मसल बैलेंसिंग नहीं करते। जैसे पिछले डॉक्टर साहब जो बता रहे थे कि एब्स की मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एगोनिस्ट इंटोगोनिस्ट मसल्स दोनों का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। यानी back भी किसी एक strong part हो, को। front भी strong Exactly, हो, इसीलिए strong हम हो, उसको sides कोर भी। बेल्ट कहते हैं। अब हम एब्डोमिनल एक्सरसाइज नहीं कहते कि एब्स करनी है, लोअर बैक करनी है, ऑब्लिक्स करनी है, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स करनी है। हम कहते हैं कोर की ट्रेनिंग करें। तो वो पूरे बेल्ट जो आपके स्टमक के सराउंड है, यहाँ पे सिर्फ एक ही बोन है स्पाइनल, उसके अलावा कोई और जॉइंट नहीं है यहाँ पे जो कि इसको पूरी चीज़ को स्टेबलाइज कर सके। अच्छा, जब फॉर आपके पास एग्जाम्पल अच्छा खैर पूरी बात फॉर करो, एग्जाम्पल जैसे अब मैंने हाथ थोड़ी देर तक खड़े रखना है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान इस पोजीशन में खड़ा रहेगा थोड़ी देर में थक जाएगा क्योंकि आपके मसल्स को आदत नहीं है, वो रिलैक्स रहते हैं। अब सबसे पहले हमारी बैक में क्या है कि हेड का अच्छा खासा वेट होता है, ठीक है। अब ये हेड का जो वेट है ये सारे स्टेबलाइजर्स मसल्स को होल्ड कर रहे हैं और उसमें सिर्फ एक ही जॉइंट जा रहे हैं, वो स्पाइनल जॉइंट जा रहे हैं। अब सर्वाइकल के जिनको सबसे ज़्यादा इश्यूज होते हैं, अगर वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, लोगों के सीट की पोजीशन बड़ा मैटर करती है। अगर वो ऐसी सीट पे काम करते हैं या तो जिसकी हाइट बहुत नीचे या बहुत ज़्यादा ऊपर है तो उनको ज़रूर नेक के प्रॉब्लम्स आएंगे। अब यूजुअली मोबाइल फ़ोन होता है इस पोजीशन पे यूज़ करने का। अब जब बहुत देर तक इस पोजीशन में रहेंगे तो नेक के मसल्स एक हद तक एफर्ट करेंगे, उसके बाद थक जाएंगे और फिर आपको वो पेन की सूरत में ज़रूर आएगा। लोग ड्राइव कर रहे होते हैं, राइटिंग का काम कर रहे होते हैं, पेंटिंग कर रहे होते हैं, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं। इवन के बार्बर्स, म्यूजिशियन, जो लोग एक हाथ से गिटार बजाते हैं एक पोजीशन के अंदर, हाँ, बहुत ये देर टेढ़े तक, हो बार्बर है उसका हाथ इस तरह से रहेगा। तो ये बहुत सारे पॉस्चर पोजीशन ही रिलेटेड डिंगी इश्यूज बुडिंगी है हैं। तो फिर उसके बाद कमर ने तो गड़बड़ करना चाहिए। मुझे ये Exactly, बताएं, तो अब इस अब चीज़ जो को- जो सबसे जरूरी बात मुझे पहले वास्ता वक्त का मुकाबला सख्त है। बैक एक का मुझे इशू है। इफ आई गो टू अ ट्रेनर, आप मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस करवाएंगे, कौन सी मैं मशीन यूज कर सकती हूँ और कौन सी बिल्कुल नहीं करनी? मैं इसमें दो चीज़ें ज़रूर ऐड करूंगा। सबसे पहले पॉस्चर फिक्सिंग बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका नेचुरल पॉस्चर, जिस तरह से आप वॉक करते हैं, बैठते हैं, चलते फिरते हैं, एंड देन प्लस जिम के एक्सरसाइजेस के पॉस्चर। सबसे पहले तो आपका जो ऊपर वाला पार्ट को अगर फिक्स करना है तो इसको टक इन रखना है और आपकी जो स्कैपुला ब्लेड्स हैं, स्कैपुला बोन को करीब रखना है। अगर आप स्लाउच रहेंगे और इस तरह से रहेंगे कभी भी फिक्सिंग नहीं हो पाएगी। इट नीड टू बी अपराइट। जब आपकी ये स्कैपुला बोन है, ये जो पीछे वाली, इसको आप रिट्रैक्ट करेंगे करीब की तरफ इस तरह से, तो खुद ब खुद अपर बॉडी का पॉस्चर बेहतर हो जाता है। यानी इस पार्ट को थोड़ा सा करीब रखना है और लेडीज के लिए, इसको टक इन, लड़के हो या लड़की हो, हमारी ये जो अलाइनमेंट लड़कियों को कैसे खड़ा होना चाहिए, जरा थोड़ा सा मुझे बताओ कैसे खड़ा होना देखिए चाहिए हमें? यूजुअली हम स्लाउच हो जाते हैं और नेक की पोजीशन इस तरह से होती है। या पेट भी और निकाल एक लेते और हैं। चीज़, लोग अगर पेट निकालने से डरते भी हैं, आपकी बॉडी यहाँ से जो लंबा कर्व है ना, इट हैज़ टू बी मेंटेन थ्रू आउट। इवन आप बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, राउंड नहीं करना है बैक को, स्लाउच नहीं करना है। आपकी स्कैपुला करीब हो जाएंगे, चिन तक हो जाएगी और यहाँ से इस पार्ट को, कर्व को मेंटेन रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कोर बेल्ट को अंदर की तरफ स्क्वीज कर करके, जैसे ही आपको याद आए, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, जैसे ही आपको याद आए आप एब्डोमिनल मसल्स को सुकेड़ लें और सांस नॉर्मल लेने की कोशिश करें। जब आप मसल कॉन्ट्रैक्शन कर हम लेते दोनों ने ना, हैं तो मसल डॉक्टर साहब ने कॉन्ट्रैक्शन, मैंने देखा वो भी ऐसे हुए, मैं भी ऐसे हो गई। क्योंकि जैसे ही आप मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ठीक एक है। चीज होती है कि हम सांस रोक लें। सांस नहीं रोकनी, पहले आप कॉन्ट्रैक्शन, अच्छा, आपकी ये जो कैसे? ट्रांसवर्सल हाँ, मेरा तो एब्डोमिनल सांस से भी उसको रुक जाता एक्टिवेट है। करें। हाँ। सांस नहीं रोकना, पेट को, इसको मसल्स को टाइट करो। एब्डोमिनल मसल जो रेक्टस एब्डोमिनल से वो बाहर की तरफ, जिसको हम सिक्स पैक वाले वो जो ये होते हर हैं, वक्त होना ट्रांसवर्सल चाहिए। एब्डोमिनल जो है वो साइड पर इनर कोर को स्ट्रांग करने के लिए होता है, उसको एक्टिवेट करें और फिर ब्रीदिंग नॉर्मल आहिस्ता आहिस्ता एक्टिवेट एक्सरसाइज कैसे करते हैं? स्क्वीज करके और हार्ड करके। देखिए जब कोई लूज स्टमक से खड़ा होगा, यू कैन सी के लूज बैली है। अब मैं इसको टाइट कर लूंगा, सी, तो जब आप टाइट कर लेते हैं तो मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में आ डॉक्टर जाता है। साहब चेक करें आप। सौरभ नहीं, मैं एक्सरसाइज पता है क्या सोच रहा क्या सोच रहे हूँ? हो? आपको पता है कितने लोगों को बैक पेन होगा दुनिया में जितने भी आए? 80% ऑफ पॉपुलेशन विल हैव सिवियर लो बैक पेन वंस इन देयर लाइफ टाइम। एटलीस्ट हाँ, और
6 to 8 वीक्स में उसमें से 80-90% का ठीक हो जाता है विद और विदाउट ट्रीटमेंट। 80% मतलब तकरीबन सबको ही हो गया। अच्छा, कोई जो है हम लोग यहाँ पैसे खर्च कर रहे हैं, वहाँ टाइम खर्च कर रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, वो 2-3 सेशंस ट्रेनर से ले लें टू प्रिवेंट इट। एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने खुद सेशन नहीं लिया, बस से वो पक्का है इंशाल्लाह। बस हाँ, अभी आपने मैं तुम देखना जो अभी जिम तो मेरा आप रेडी हो रहा रिहैब है। करके पहले ठीक होंगी, क्योंकि ये स्ट्रेंथनिंग बताएंगे ताकि आपको हो ही ना। सही बात। तो पहले आपने जिम हो पेन रहा है, ट्रीटमेंट किया, फिजियोथेरेपी से ठीक हुए, फिर ये आते हैं। लेकिन आप उस देखिए स्टेप है, फर्स्ट डॉक्टर, पेन मैनेजमेंट, देन और उसके साथ साथ फिजियो, और फिर आते हैं वासिफ। And अब if you're वासिफ already going to the gym, हाँ। तो प्रिवेंशन भी साथ साथ है, ये- उसको फिर ये हम ज़्यादा पहले से अच्छा, मुझे वो करें। बताओ तो कौन अब सी चीजें बहुत नहीं सारी करनी एक्सरसाइज और ऐसी हैं, exercise। फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा हाई रिस्क एक्सरसाइज जिम में जिसकी वजह से लोगों को दर्द होता है वो है बेंड ओवर रोज। ये गौर से देखिए, अब गौर से बेसिकली वो एक्सरसाइज तो है लैटिसिमस डोर्साई की, मिडिल बैक की। अब जब बेंड ओवर पोजीशन होते हैं, बहुत सारे लोगों को ये पोस्चर बनाना ही नहीं आता। लोअर बैक का पेन इट्स इसमें- चेन, इसमें squats आपके करते हैं? इरेक्टर स्पाइन्स, ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग। जब हैमस्ट्रिंग टाइट होगा तो ज़रूर लोअर बैक पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस बेंट ओवर पोजीशन में ज़रूर आएगा। तो पहली तो बात ये कि आपको हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी भी वर्किंग करनी है। एंड देन इन दिस पोस्चर नी हैज़ टू बी बेंट, और हिप जॉइंट, अगर हिप जॉइंट आपने राउंड किया हुआ है, यहाँ से लंबा कर्व मैंने खो दिया, ये मूवमेंट है किस लिए? ये बेसिकली हम रोम्बॉइड्स के लिए, सॉरी मिडिल बैक के लिए, लैटिसिमस डोर्साई के लिए ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें आप बार को इस तरह से होल्ड करते हैं, ये डंबल्स के साथ करते हैं। तो ये पोजीशन सबसे ज़्यादा हाई रिस्क होती है। इन दिस मैनर अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं बन पा रही, गो फॉर सम सब्स्टिट्यूट मूवमेंट। जो सीटेड केबल रो होता है वो उसकी इसी मसल्स के लिए सब्स्टिट्यूट एक्सरसाइज है। इसके अलावा अगर आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना चाहते हैं तो किसी भी चीज़ के साथ सपोर्ट लेके ये थोड़ा सा इसको आसान कर देगा। जब आप हाथ यहाँ पे रख लेंगे एंड यू कैन परफॉर्म इट सिंगल बेहतर है, साइडली, support आप कर लें। इंडिपेंडेंट कर लें, बजाय कि दोनों साइड को आर्म्स को यूज करेंगे तो इंडिपेंडेंट जो है वो स्लाइटली मोर सेफर होता है। एक साइड से आप अपनी अच्छा, बॉडी वो को जो स्टेबलाइज कर रहे टांगों होते की एक्सरसाइज जिसमें एक मशीन है जिसमें आप ऐसे पुश करते हैं, मशीन को वापस लाते हैं, वो हो हैं। लेग सकती है? नहीं, वो नहीं प्रेस, ना। अच्छा देखें, लेग प्रेस में 2-3 वर्जन्स आते हैं। एक होता है 45 डिग्री वाला और एक होता है हॉरिजॉन्टल। अगर हॉरिजॉन्टल वाला है उस पे तो आप इजीली कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल जो है वो तकरीबन इसी पोजीशन के होता है, आप उसको पुश करते हैं और वो वापस आ जाता है। जो ये डॉक्टर साहब ये 45 देख डिग्री लें, वाला ये है, कर सकती हूँ मैं। जो 45 डिग्री, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस भी बेल्ट के ऊपर होती है और वेट स्टैक लगा होता है। जो 45 डिग्री वाला होता है उसमें आपकी बैक इस पोजीशन में चली जाती है हाइट पे, और जब आप उसको पूरा जब लिफ्ट करते हैं दोनों पैर के साथ तो नीचे से आपका जो लोअर पार्ट है, जो कॉक्सिक वाला एरिया जो है वो राउंड होना शुरू हो जाता है। तो हैवी वेट्स या फिर अगर बैड पॉस्चर है तो हम रिकमेंड करते हैं कि शुरू में आप लेग प्रेस के ऊपर ना जाएं। ठीक है। उसकी बजाय अच्छा, अब ट्रेडमिल एंड और ये बैक को तो नहीं, और इसमें नहीं, ये सब चीज़ें कर इंक्लाइन। सकते हैं। अगर पेन है तो फिर तो आपको फिजिशियन ही बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें मना है, लेकिन वॉक करना, साइकिलिंग करना, ये सारी चीज़ें सेफ हैं। ठीक है। अच्छा, मेरी एक्सरसाइज रह गई थी, फिर शो का टाइम खत्म हो रहा है, मैं क्या करूँ? कौन सी वाली? वो थी दानिश में, अगर आपको यहाँ बुलाना या वासिफ। जी, नहीं, मैं कर चलो वासिफ के साथ करते हैं। मैं वो जल्दी से एक्सरसाइज बता दूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मुझे डॉक्टर ने बताई। कमर का दर्द, दानिश भी आ गए। अच्छा, दानिश ठीक है, आ गए, दानिश आप भी कर आ गए, लेकिन वासिफ आप खड़े हो सकते हैं और ये आप प्लीज़ समझें, आप ये पूरी रात का ये मूवमेंट है। आप लेटें। अच्छा, ठीक है। अब जब आप, अच्छा इससे थोड़ा सा एक लंबा होता है पिलो, थोड़ा सा इससे लंबा वाला पिलो, और थोड़ी सी मतलब हाइट वगैरह ठीक है। सब सीधा लेटना है तो आपने इसको बिल्कुल बिलो द हिप रख के सोना है, बिल्कुल बैक में आपकी, नहीं नीचे, बिलो द हिप, हिप बिल्कुल यहाँ, बस थाइस के शुरू। मुझे बताएं दानिश, आपको कैसा फील हो रहा है ना? लोअर बैक पे से आपका सारा Exactly. प्रेशर क्योंकि खत्म। जैसे ही आपका जब ये पार्ट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है तो जी, लोअर लेट बैक रहे। लोअर बैक की सबसे ज्यादा न्यूट्रल पोजीशन यानी अपनी स्टेबिलिटी छोड़ देती है और मसल रिलैक्सिंग पोजीशन में अब आते ये हैं। तो जो पूरी न्यूट्रल रात पोजीशन का है ये, वो हाँ। सबसे बेहतर है। और ये पूरी रात जो है, इसमें जब आप सोते हैं आपकी लोअर बैक पे जो घंटों का प्रेशर है वो हुआ रिलीज। अच्छा, आप करवट लेनी है, चलें जी, अब आप करवट लेंगे तो पिलो आप, और ये मैं नींद में ऑटोमेटिकली अब करने लगी हूँ क्योंकि मैं महीनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। व्हेन आई टर्न तो यही पिलो दोनों ये क्या कहते हैं, नीज कहते हैं, नीज के बीच में, बस ये। आप बताएं कैसा लग रहा है आपको दानिश? ये मैंने फिजियोथेरेपिस्ट को सिखा दिया। आज क्विकली मैं 2 एक्सरसाइज और बता दूं। इसमें जो राउंड कुशन होता है ना, राउंड जो कुशन होता है वो रखेंगे, उससे ज़्यादा और वो बेहतर है। वो और भी अच्छा, वो मुझे मिला नहीं। अच्छा, लेकिन और वो रात को फिर क्या होता है कि उससे नींद भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। बट प्लीज ट्राई दिस, मेरी गारंटी पे। वासिफ, ठीक है, कर सकते हैं ट्राई? बिल्कुल डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारे पास 1 मिनट और है तो हम 2-3 एक्सरसाइज और जी, परफॉर्म जी, कर लें बिल्कुल। क्विकली। बहुत अच्छा अच्छा, तरीका है सोने का, अगर आप राउंड कुशन रखेंगे बहुत अच्छा। आप करवट के साथ ठीक है, ये इन्होंने बताया दानिश ने कि रात को सोने के लिए ये बेस्ट आप कर, एंड डू इट एवरी नाइट
you will see a great change. अच्छा, अब जी। मैं बैक की स्टेबिलिटी के लिए 2-3 एक्सरसाइज और मोबिलाइजेशन के लिए भी बता रहा हूँ। इस पोजीशन में सबसे पहले बैक को रिलीज करने के लिए कैट एंड कैमल पोज। जब आप ये वाला पोज करेंगे, एक्सहेल करना है, ये काउ एंड कैट, कैट एंड कैमल। एंड जब आप हेड ऊपर हम की तो तरफ cat करते कहते हैं हैं। तो एक्सहेल करना है, सॉरी इनहेल ऊपर की तरफ करेंगे और एक्सहेल नीचे की ये तरफ बहुत करेंगे। जबरदस्त एक्सरसाइज है ये बैक के बैक लिए। अगर आपकी टाइटनेस है, एंड ट्राई टू एंगेज ऑल द वर्टिब्रास वेरी स्लोली अप एंड डाउन। एक ये एग्जीक्यूशन। इसके अलावा जो स्पाइनल रोटेशन है उसको आप आर्म अगर टी पोजीशन पे कर लेते हैं तो अपर बॉडी स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। एंड यू कीप डूइंग इट जहाँ तक आपकी रेंज आपको लेके जा रही है उसके साथ साथ, ठीक कितनी है। दफा अब वासिफ, कितनी दफा दिन में? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 50 टाइम 40 टाइम्स अप टू यू, और आप दिन में 2-3 दफ़ा इसको परफॉर्म कर कंजूसी नहीं सकते हैं करनी। ताकि आपकी जो स्पाइनल, ये जो हिप जॉइंट वाले जो एरिया है ये ओपन रहे। इसके अलावा सेकंड एक और एक्सरसाइज, जब आपके बैक के मसल रिलीज हो जाते हैं तो आपकी ग्रोइन साइड और फ्रंट साइड, मेरा ट्राउजर थोड़ा टाइट है इसलिए शायद आई वोंट बी एबल टू परफॉर्म इट। इस एक्सरसाइज की वजह से ये हिप ओपनर जो है आपके फ्रंट मसल भी लूज रहेंगे। एंड देन ऑल्सो स्ट्रेच फॉर योर हैमस्ट्रिंग। जहाँ तक आपकी रेंज जा रही है, जहाँ तक आप जा सकते हैं उस रेंज तक होल्ड करने की कोशिश करें ताकि आपकी हैमस्ट्रिंग भी थोड़ी सी लूज हो। जब आपके स्टेबलाइजर मसल्स स्ट्रांग होंगे और ये सराउंडिंग मसल लूज होंगे तो आपकी बैक ज़्यादा सेफ आपने रहेगी। आज के शो में नाजरीन क्या सीखा? आज आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये सीखी है कि जब भी आपने शो पे आना हो और आपने एक्सरसाइज करनी हो तो आप ट्राउजर स्ट्रेचेबल पहन के आते हैं, टाइट ट्राउजर में और नहीं एक आते। और चीज़ ये आज है बस हमने कि ये पूरे टॉपिक शो में पहले से बात बताया सीखी। जाए। आज हमने सिर्फ ये सीखा है, बाकी बातें भूल जाएं, बस ये याद रखिएगा क्योंकि कोई हादसा भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया वासिफ। क्या आप नेशनल टीवी पे हैं, मतलब आप ट्रेनर हैं तो कभी भी एक्सरसाइज हो सकती है, और क्या। थैंक बस यू सो एक्सरसाइज मच मैथ की दानिश। कमी है हमारे शो पे। माशाल्लाह, ये बात है, अभी तक सेफ चल रहे वैसे हैं। मैं अकड़ के खड़ा होने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, मैं आपको देख रही हूँ बहुत देर से आपने सांस रोका हुआ है। रोकी हुई और नहीं, आप- सांस चेस्ट से ले रहा हूँ। अच्छा, वो हाँ, चेस्ट से ले रहे हैं। ये सिखा रहा हूँ मुझे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत Thank बहुत you, thank शुक्रिया। you, बहुत थैंक यू शुक्रिया। वासिफ। आज एक तो आपका मुकाबले सवाल पे- रहता था। कि वो छोड़े, अगली दफा करेंगे। अरे अगली दफा के लिए भी छोड़ चलिए, अरे thank you यार, so हमारे very अरे much. यार वाले जो डॉक्टर साहब बहुत हैं, मजा आया। हमें भी बहुत अच्छा लगा। और Thank you. ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी बैठिएगा आप यहाँ, बिकॉज शो पे होने वाली है जबरदस्त कव्वाली टाइम। ओह So वाह, please be with us, join us for the kawali, but Love after the Qawwali. break, keep watching. Good morning. थैंक यू। या नबी सल्लू अलैहि वालेही। तू अमीरे हरम, मैं फकीरे अजम। तू अमीरे हरम, मैं फकीरे या रसूल अल्लाह तेरे गुन और ये लब, मैं तलब ही तलब तेरे गुन और ये लब। अल्लाह सोने तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। या मोहम्मद मुस्तफा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा। ये कुरान मामा है तेरा, कुरान मामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे बरी, मिंबर तेरा अर्शे बरी। या नबी मिंबर तेरा
फरिश्तों ये सुल्तान महराज है, फरिश्तों ये सुल्तान महराज, सुल्तान नबी या नबी, सुल्तान सुल्तान सुल्तान, ऐ फरिश्तों ये सुल्तान महराज है, फरिश्तों ये सुल्तान महराज है, ये तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, देखोगे हैरान हो जाओगे, अल्लाह जी जुल्फ तफसीरे वल्लैल बन जाएगी, तफसीरे वल्लैल बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, नजर आएगा, नजर आएगा, चेहरा नजर हाँ मेरे आका इमाम सबे अंबिया, इमाम सबे अंबिया, नाम पर उनके लाजिम है सल्ले अला, सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले, तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुस्तफा, मन कुजा मुस्तफा मुस्तफा, या रहमतुल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, जिब्रील खुद तोड़ न सके होश उड़ गए, जिब्रील खुद तोड़ न सके होश उड़ गए, मेराज में मकाम मोहम्मद को देख कर, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़ हक खुतबा तेरा, खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामने, आफाक तेरे सामने, और फाइज जिब्रील अमीन, फाइज जिब्रील अमीन, अल्लाह जी या रहमतल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, आफाक तेरे सामने, आफाक तेरे सामने, फाइज जिब्रील अमीन, फाइज जिब्रील अमीन, ए या रहमतल आलमीन, तू कुजा कुजा, या नबी सैयदी, माशाल्लाह माशाल्लाह। जमशेद साबरी ब्रदर्स जो हैं हमारे दरमियान इस वक्त माशाल्लाह, और इतनी ज़बरदस्त कवाली के साथ इतने अच्छा कलाम आपने पेश किया। आप लोग भाई हैं मुझे पता चला जमशेद साहब, माशाल्लाह 6 के 6 भाई साथ पर प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा 3 के बाल मिलते हैं, 3 के शॉर्ट, ये क्या हुआ, कोई चेंज हो गया? थोड़ा सा आजकल कोरोना चल रहा है, आपको पता है, तो बच्चों ने कटवा लिए, नहीं तो सबके बड़े थे। अच्छा सबके बड़े थे। अच्छा तो माशाल्लाह सबसे बड़ा भाई और सबसे छोटे सा बताएं, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे बड़े भाई हैं, उनसे छोटा मैं हूँ, तीसरा ये है नाम के साथ, नाम के साथ। नवीद जमशेद, और शान जाहिद एजाज दानिश। अच्छा और वैसे आप लोग कितने बहन भाई हैं? 8 माशाल्लाह से। अच्छा वो और बाकी 2 कौन है वो? 2 बहनें। 2 बहनें माशाल्लाह। तो होता है घर फैमिली में बच्चों के इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, तो आप 6 के 6 भाइयों को कवाली का शौक और टैलेंट माशाल्लाह। मोहतरम जनाब अख्तर वासी पीटीवी में भी बहुत खिदमत अंजाम दी मेरे बाबा ने, बेशक। अब पर्दा फरमा लिया है। तो उन्होंने हमेशा, मैं छोटा सा था तो जीएम साहब बलोच साहब थे, उन्होंने कहा कि वारसी साहब ये बच्चा है, इसको तालीम वगैरह और इसको पढ़ाएं और कवाली की तरफ आप लेकर आ रहे हैं। तो मेरे बाबा जान फरमाते थे कि हमेशा उन्होंने बुज़ुर्गान दीन का दर्स दिया और खुलफ़ाए राशिदीन बुज़ुर्गान दीन की तरफ हमारी नज़र कि भाई ये स्टार हैं, गरीब नवाज़, हुज़ूर दाता साहब, हुज़ूर बाबा साहब, तो इनके बारे में कलंदर पाक, इनके बारे में हमें समझाया हमेशा, और कवाली की तरफ हमें
उन्होंने। तो सब बचपन में फिर ट्रेनिंग बड़ी सख्त होगी और 6 के 6 लड़कों को इकट्ठे बिठाना, रियाज कराना, कितनी मुश्किल आती थी? बस ये तो जाहिर बात है, और कुछ ब्लड में भी होता है, हमारा ख़ानदानी कवाली का काम है, लेकिन बहुत 800 मुश्किलात साल से हमारा माशाल्लाह, ये बेशक। हम लोग इस काम को अंजाम दे रहे हैं, कवाली को। हमारे बुजुर्गों से ये चलती आ रही, करीब नवाज से, और अब आपके सामने हम बोर्ड गिफ्टेड हैं सारे वैसे भी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितना अभी भी कितनी देर रियाज करते हैं आप लोग? सब साथ रहते हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सबसे बड़ी बात है कि सारे भाई साथ रहते हैं, और इस वक्त और अल्लाह की मेहरबानी से रियाज हमारा तकरीबन 2 घंटे सारे भाई बैठ के रियाज करते हैं, कलाम याद करते हैं, किसी को नहीं याद होता तो उसको बताते हैं किस तरह जमशेद तो जो कव्वाल होते हैं भाई, उनकी लाइफ में क्या मुश्किलात आती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं? भाई मतलब ये है कि चैलेंजेस तो कुछ भी नहीं है, बस टैलेंट होना चाहिए आदमी में, तो इंशाल्लाह नहीं, कोई खास डिसिप्लिन, कोई खास डाइट, कोई खास आपका एक होता है ना पूरा कि जी ये बाकी लोगों से हट के हमें ये करना है। हम ठंडा नहीं पी सकते, ज़्यादा खट्टा नहीं, खट्टा नहीं खा सकते, चावल चावल नहीं खा तेल वाली सकते। चीज़ें, चावल को क्यों मना करते हैं कि जम जाते हैं ज़रा तो इसलिए। दरअसल चावल के अंदर वो कलम होता है, तो वो जो आवाज़ के अंदर बिल्कुल, तो हमारे वालिद साहब ने मना किया है। पान हम लोग स्पेशल, हम लोग कोई भाई नहीं खाते। ये कैसे हो गया? हाँ, आप लोग के दांत भी सबके सफेद जबरदस्त चमक रहे हैं ये, लेकिन मैंने तो जितने भी कव्वाल सिंगर ज़्यादातर को देखा है या जो गजल सिंगर है, पान जरूर खाते हैं। पान से क्या होता है? पान से आवाज़ ख़राब होती है। खराब होती है तो फिर क्यों खाते हैं? वो शौक है, वो अब अपने जो शौक को लोग नुमाया करते हैं कि मुझे जी, लगता था उससे आवाज़ अच्छी होती नहीं नहीं आवाज़ अच्छी नहीं होती, आप उससे ख़राब होती है। मेरे बाबा ने फरमाया कि अगर कवाली पढ़नी है, कवाली करनी है, तो पान खाना छोड़ो, पान नहीं खाएं। है, उससे पहले खाते थे। जी, अच्छा। मेरे बाबा जान वो ये फरमाते थे। और जो कभी खाते हैं कभार और छोड़ना पड़े फिर उनके लिए चैलेंज है। कभी कभार ईद वगैरह पे अगर खा भी लेते थे तो वो गुस्सा होता था कि अगर पान खाना है तो कवाली नहीं, फिर अच्छा, इसके अलावा आपकी वैसे लाइफस्टाइल, दोस्तों से मिलना, बाहर जाना, घूमना वगैरह, उस पर भी बंदिश थी? जी बिल्कुल ऐसा है। जाहिर बात है, घर में ही बाबा कहते थे कमरे में रहना है, ज़्यादा मिलना नहीं है किसी से, रियाज बस उठते हैं तो हारमोनियम सामने होता है, तो रियाज व्याज ही हो। मतलब जहाँ माशाल्लाह आप हैं उसके पीछे कितनी मेहनत है, अल्लाह की मेहरबानी। ये मैं चाहती कि लोगों को ज़रा पता चले। तो भाई अगला कलाम आप हमें कौन सा सुनाएंगे? अगला कलाम ताजदार हरम माशाल्लाह। सुना रहा हूँ आपको। सबा तहैयत शौकम बा जनाब रसा मिस्की बाफ़ताब रसा दरा मकाम के आराम गाह अकदस सलाम मने खराब रसा। तो किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे। और ये हम डेडिकेट करते हैं अपने पाकिस्तान के लिए, पाक आर्मी के लिए। डूबे न कभी मेरा ये सफीना लिख दे, और जन्नत की ठिकाना है मगर मेरे लिए कातिब तकदीर बस मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। सैयदी हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। या नबी संवर जाएंगे,
करम ताजदारे हरम। क्यों एक क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर, तुम जानत हो मन की बतियादार फुरकत तो आए उम्मी लगब काटे ना कटत अब रतिया अतोरी बीत में सुध बुध सब बिसरी, कब तक रहेगी ये बेखबर, गायब फिगन गुजरी नजर, कभी सुन भी तो लो हमरी बतिया, आपके दर से कोई न खाली गया या नबी, आपके दर से कोई न खाली गया। और अपने दामन को भरे के सवाली गया हो, अपने दामन को भर के सवाली गया। ओ हबीबे हजी, ओ हबीबे हजी पर भी आका नजरे, ओ हबीबे हजी पर भी ये वरनारा के हस्ती बिखर जाएंगे, वो हबीबे हजी पर भी आका नजरे, ये वरना बिखर मिलके पढ़ेंगे। जाएंगे। या मुस्तफा या मुस्तफा या मुजतबा तेरे हमलना दस्ते हमा बेचारा दामातुई दामातुई, मन आसी मन आजिज़म मन बेकसम हाले मरा या शाफ़ी रोज़े ज़दा ऐ मुश्किबे ज़ंबर फिजा ऐ के नसीबे सुबह दम, ऐ चारगर ईसा नफस ऐ मोन से बीमार गम, ऐ कासिदे पुरखन नफ़े तुझको उसी गुल की कसम, इन्नल दयारी हसबा यौमल इलार दिल हरम, इन्नल दयारी हसबा यौमल इलार या नबी बल्लिग सलामी रोज़तन फी हन नबीउल मुहतरम, मदीने चले जाओ, आमीन आओ, आ मदीने चले, आ मदीने चले, आओ मदीने चले, मदीने चले, हम सब मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, इसी में ही चलो, आओ मदीने चले, आओ, छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं, छोड़ फिक्र दुनिया की चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, मदीने चले आओ, मदीने चले। सबने मदीने जाना है। जितने लोग हमें देख रहे हैं आज लाइव मदीने चल रहे हैं, किस तरह मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, ये सब मैं कशो आओ आओ मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, मदीने चले, इसी महीने चले आओ, मदीने चले आओ, ये तजल्लियों की अजब है फज़ा मदीने में, निगाहे शौक की है इंतहा मदीने में, अल्लाह हमें हयात न खौफे कज़ा मदीने में, और नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, नमाज़े इश्क करेंगे अदा मदीने में, और बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में, चलो मदीने चले आओ, आओ आओ मदीने चले आओ, मदीने 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 चले। जब साल के करीब महीने पहुंच गए, जद्दा में आशिकों के सफीने पहुंच गए, हम तक के थे प्यासे पीने पहुंच गए, और जिनको तलब किया था नबी ने पहुंच गए, चलो मदीने चले आओ, आओ मदीने, और दस्ते साकी कौस से पीने चले, याद रखो अगर
हाजियो याद रखो अगर बस उठ गई एक नजर वो नजर याद रखो अगर माशाल्लाह मैंने ताजदार हरम हमेशा टीवी पे सुना है इसके, और अब माशाल्लाह लाइव आपको सुना है, इसको एक और ही फीलिंग है जो कहते हैं ना, बस वो गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे रोंगटे खड़े हो गए। तो माशाल्लाह बहुत बहुत ज़बरदस्त। और अब इसके बाद हमें क्या सुनाएंगे? अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम आपकी खिदमत पेश करूं तो अपनी छब बनाएंगे मैं तो पी के पास गई जो छब देखी जो जब देखी सोने पी मैं अपनी भूल गई छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिला गे छाप तिलक सब छीन रे मुझसे ये बलमा ने मुझसे नैना अल्लाह नैना मिला के हाँ नैना मिला के और सेना चला के मोसे सेना चला के मोसे सेना चला के मोसे हाँ नैना मिला के सेना चला के बात अगम कह दी रे मोसे नैना मिला के बात अगम कह दी प्रेम पति का मधवा पिला के मोहे मधवा पिलाई के मोहे मधवा प्रेम पति का मधवा पिला के मतवारी कर दी नीरे मोसे नैना मिला के मतवारी आप तो साजन बन बन मोहन आप तो साजन बन बन रे साजन जी सैया आजी पिया जी सैया जी साजन बने मन मोहन साजन आप तो साजन बने मन मोहन मोहे बेदम कर दी रे मोसे नैना मिला के और खुसरो निजाम खुसरो निजाम खुसरो निजाम खुसरो निजाम के बल्ले बल्ले चाहिए वाके बारी बारी चाहिए वाके बल्ले बल्ले चाहिए वाके बारी बारी चाहिए खुसरो निजाम के बल बल जाइए मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिला गोरी गोरी मैया जी हरी हरी चुरिया वाली हरी हरी चुरिया बाकी हरी 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 चुरिया बाकी हरी 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 गोरी गोरी मैया हरी हरी चुरिया भैया पकड़ हर दी नीरे मोसे नैना मिला आप तो साजन बने मन मोहन साजन बने मन मोहन साजन बने आप तो साजन बने मन मोहन मोहे बेदम कर दी रे मोसे नैना मिला के छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला के
माशाल्लाह। जब आप बाहर जाते हैं टूर्स पे तो क्या फरमाइश आती है ज़्यादा किस कवाली की? ज़्यादा ताजदार हरम, भर दो झोली, छाप तिलक, हो लाल मेरी पत, ये कलाम बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनकी फरमाइश है। हो लाल मेरी पत तो बहुत ज़बरदस्त है। लोग बड़े पागल हो जाते हैं। मैंने देखा कवाली में ज़्यादा आपने किस जगह किस मुल्क में कहाँ देखा कि लोग बिल्कुल दीवाने हैं कवाली के? इंडिया में बहुत सुनी जाती है कवाली, बांग्लादेश में बहुत सुनी जाती है, अफ्रीका में बहुत साउथ सुनी अफ्रीका, जाती है, अमेरिका में बहुत सुनी अमेरिका जाती में आजकल बहुत ज़्यादा कवाली है, रुझान है कवाली। अच्छा, कभी किसी की कहानी हमें भी सिखाएं। बिल्कुल, कुछ कैसे आप करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस? सिखाते भी हैं, ऑनलाइन भी सिखाते हैं और वैसे भी ऑनलाइन सिखाते हैं वो कैसे भाई? जी। बस आप जैसे जितने जो लोग प्यार लाइव करने कॉल वाले करके, हैं, वीडियो कॉल करके लोग सीखते हैं। आजकल कोरोना चल रहा है तो घरों में लोग नहीं आ रहे जा रहे। मुझे नहीं पता था ऑनलाइन कवाली भी सीख सकते हैं। और कहाँ होते हैं स्टूडेंट्स आपके, कहाँ से ज़्यादा? डिफेंस में पूरी ज़्यादा दुनिया में से लोग कांटेक्ट करते हैं हमें। लेकिन आपको लगता है कि अभी नई जनरेशन में कवाली का म्यूजिक का टैलेंट है? म्यूजिक का बहुत म्यूजिक का तो शौक। है लेकिन कव्वाली कवाली का ही जो बहुत है है इस वक्त। ये अब आगे चलेगी ऐसे माशाल्लाह। बहुत आप कितने चलेगी। फैमिली का इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा काम है जी। कि आगे उसको लेके मतलब तो आपकी फैमिली, लेकिन अगर नए बच्चे जो इसमें आ रहे हैं कवाली की लाइन में वो क्या टैलेंट रखते हैं? इंशाल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। जो मेहनत करेगा इंशाल्लाह आगे जाएगा। जैसे भी ताजदार है हरम और तू गुजा मन गुजा, ये हमारे बहुत फेमस कलाम है और बच्चों को बड़ा पसंद आया है, तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो अपने इससे कराची लगता से है ही नहीं कि फुर्सत मिलती, यहाँ से ही लोग नहीं छोड़ते हैं क्योंकि इतनी डेट किस प्रोग्राम्स इतने होते हैं कि वो लोग नहीं, कभी दुबई के प्रोग्राम कैंसिल करने पड़ते हैं, कभी कहीं के। तो जी, तो अब कोरोना के बाद कब से दोबारा परफॉर्मेंस शुरू हो जाएंगी? shows इंशाल्लाह वगैरह? जैसे ही कोरोना खत्म होगा परफॉर्मेंस तो रेडी रखी लाए। अच्छा, और आपको कहाँ अच्छा लगता है ज़्यादा परफॉर्म करना? ज़्यादा पाकिस्तान में अच्छा लगता है क्योंकि अच्छा। पाकिस्तान के लोग बहुत पाकिस्तान से प्यार अच्छा कोई मुल्क नहीं है। अल्लाह परवरदिगार करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है। माशाल्लाह, इसको सबकी नज़रों से बचा के रखे और इसको दिन दुगनी और रात चौगनी। और वो रखे बच्चे जो रखे। इस लाइन में आना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स आप बताएंगे रियाज करने के लिए, अपने कवाली के अंदाज को बेहतर करने के लिए? क्या पढ़ें, क्या करें? जो नए लोग हैं जो सीखना चाहते हैं कवाली, क्योंकि ये शोबा कोई आम नहीं है, बेशक। ये बहुत ख़ास शोबा है, तो हमसे कांटेक्ट करें और सीखें। सीख के अगर कवाली करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से उन लोगों को अल्लाह परवरदिगार इज़्ज़त अता फरमाए। जी, थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सबका शो पे आने का। आपका बहुत शुक्रिया। आई होप आपने आज का शो बड़ा एंजॉय किया होगा। कवाली सेशन तो अब माशाल्लाह बड़ी रिक्वेस्ट आती है कि नादिया ये सिलसिला आप हर हफ्ते रखा करें। हमारी कोशिश भी होती है, इंशाल्लाह ये कोशिश जारी भी रखेंगे। जाते जाते एक और कोई कलाम। लाल मेरी पत, ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, ओ लाल मेरी हो। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सकी शाबाश, हके दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हुसैनी लाल कलंदर। ओ लाल मेरी हो, लाल मेरी। ऊंचा रोजा पीरा तेरा, ऊंचा रोजा पीरा तेरा, हेठ वगे गड़ियाओ भला झूले लालन, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल। ये चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा। भोला चार चराग तेरे बलन हमेशा, सोना पंजवा में बालन, आया भला झूले लालन, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल कलंदर, झूले झूले लाल कलंदर। सेवण दा सकी शाबाश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। पीरा बछड़े दे गए, पीरा बछड़े दे पीरा मावां नूं पीरा बछड़े देंदा, भैणां नूं देंदा, वीर मिला झूले लालन,
सरदार